गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज ठीक से आ रही है सभी के पास? जरा कंफर्म कर दें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले पहले एक बार फास्टली लास्ट क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेनली अबाउट द प्रिंटफ फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिंटफ किसी भी प्रोग्राम के लिए जस्ट बेसिक नीड है। बेसिक नीड इन द सेंस सभी प्रोग्राम आउटपुट और रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और जब तक हम रिजल्ट को डिस्प्ले नहीं कराएंगे हमारे लिए रिजल्ट टोटली यूजलेस होता है। जैसे कि आप कैलकुलेटर का ही एग्जांपल ले लीजिए। और आपने कैलकुलेटर से टू नंबर का एडिशन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, मान लिया जाए कैलकुलेटर ने ऑपरेशन तो परफॉर्म कर दिया लेकिन डिस्प्ले पर आपको आउटपुट नहीं दिखाया जा रहा है, तो ऐसे रिजल्ट का कोई यूज होता है क्या? नहीं। किसी प्रोग्राम का बेसिक नीड क्या होता है? जस्ट डिस्प्लेइंग आउटपुट ऑन द स्क्रीन और डिस्प्ले डिवाइस। प्रिंट ऐप का शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। प्रिंट ऐप जस्ट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसको हमने लास्ट टाइम रिलेट किससे किया था? व्हीकल से। राइट, एक ऐसा व्हीकल है जो किसी मैसेज को या गुड्स को आपके प्रोग्राम से कहाँ तक ले जाता है? ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, जिसमें प्रोग्राम को एडिंग कर लो सिटी वन और मॉनिटर स्क्रीन को एडिंग कर लो डिफरेंट सिटी। राइट। प्रिंट ऐप के अंदर जनरली हम पास क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सी लैंग्वेज के अंदर कई टाइप के वैल्यूज होते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमने बात की थी अबाउट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज अ वैल्यू और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो कि रिप्रेजेंट किससे होते हैं? एंड क्लोजिंग इन द फॉर्म ऑफ डबल कोट्स। राइट। डबल कोट्स के अंदर हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, वॉट एवर इज नथिंग बट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एम्प्टी भी हो सकता है लाइक दिस वे, और हो सकता है स्ट्रिंग के अंदर एग्जैक्टली वन कैरेक्टर है, हो सकता है स्ट्रिंग में 1000 कैरेक्टर्स हैं। राइट, देयर इज नो लिमिट। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, इसके अलावा क्या होता है? नंबर्स। नंबर दो टाइप के होते हैं, क्या क्या? इंटीग्रल नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसके अलावा एक और केस था कैरेक्टर, जो तुमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया है। राइट, कैरेक्टर हम किसको बोलते हैं? कैरेक्टर का मतलब है एनीथिंग एनक्लोजिंग इनसाइड सिंगल कोट्स। अगर डबल कोट्स में कुछ भी आप पैक कर रहे हैं तो उसको आप स्ट्रिंग बोलोगे। सिंगल कोट्स में कुछ भी राइट किया गया, वॉट एवर इंक्लूडिंग डिजिट्स, अगर आपने किसी डिजिट को भी सिंगल कोट में टाइप किया तो उसको हम क्या बोले? नथिंग बट कैरेक्टर। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर? स्ट्रिंग और कैरेक्टर में सिंपल बेसिक डिफरेंस क्या है एज ऑफ नाउ? जस्ट सिंगल कोट के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर अलाउ होता है, और डबल कोट्स के अंदर हम मैनी कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। मतलब कैरेक्टर क्या है? जस्ट सिंगल कैरेक्टर, वन कैरेक्टर, और स्ट्रिंग के अंदर क्या आ सकते हैं? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तीसरा केस हमने डिस्कस किया था इंटीग्रल नंबर। राइट। इंटीग्रल नंबर को सी लैंग्वेज में टेक्निकली इंटीजर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम? जस्ट इंटीजर। इंटीग्रल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि उन्होंने राइट किया 25, 30, लाइक दैट। एक और केस था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डेसिमल नंबर्स, जिनको हम फ्लोट और डबल से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ऑलवेज इंक्लूड क्या करते हैं? सम डेसिमल पॉइंट। जैसे कि हमने राइट डाउन किया 2.5, तो 2.5 को हम इंटीग्रल नंबर ना बोल के क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यूज को प्रिंट ऐप के द्वारा डिस्प्ले कराने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्कस किए थे। स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है तो %s का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाई डिफॉल्ट प्रिंटफ फंक्शन केवल एक ही वैल्यू प्रिंट करता है। राइट। दूसरी बात, प्रिंटफ के अंदर हमारे लिए एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट और वैल्यूज पास करना पॉसिबल है। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता था? प्रिंटफ के अंदर कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में हम जो भी वैल्यूज स्पेसिफाई करते हैं वन बाई वन, इन लिस्ट ऑफ वैल्यूज को टेक्निकली किस नाम से जाना जाता है? आर्ग्यूमेंट। जिसमें हमने आपको बताया था प्रिंटफ के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू पास कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या था? फर्स्ट आर्गुमेंट का टाइप क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्ट्रिंग। मतलब फर्स्ट के अलावा रिमेनिंग जितने भी आर्गुमेंट है, जैसे एक सेकंड, थर्ड, रिमेनिंग आर्गुमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, एनी टाइप। इट कैन बी ऑल्सो स्ट्रिंग और
इंटीजर नंबर और कैरेक्टर और फ्लोट और डबल टाइप ऑफ वैल्यूज लाइक दैट। फ्लोट और डबल कैरेक्टर सब क्या होता है, सब कुछ हम आगे डेटा टाइप्स में कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा केस हमने डिस्कस किया था, जैसे इंटीजर को डिस्प्ले कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या बताया, परसेंट डी। अब ऐसा नहीं कि इंटीजर को डिस्प्ले करने के लिए परसेंट डी इकलौता फॉर्मेट स्पेसिफायर है। आगे जब मैं प्रिंट ऐप को डेप्थ लेवल पर कवर करूंगा, तब आपको देखोगे प्रिंट ऐप में ढेर सारे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पॉसिबल है। सिमिलरली फ्लोट और डबल या डेसिमल नंबर को डिस्प्ले कराना, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने क्या बताया था, परसेंट है। सिमिलरली अगर हमें कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे इन फ्यूचर, परसेंट सी। और ये भी ध्यान रखना, सब कुछ हम लोअर केस में टाइप कर रहे हैं, राइट राइट, क्यों सी कैसा लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। नेक्स्ट वन, इसके अलावा हमने आपको बताया था प्रिंट एफ में मल्टीपल वैल्यू पास किए जा सकते हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट प्रिंट एफ के द्वारा डिस्प्ले क्या होता है, ओनली फर्स्ट आर्गुमेंट। बाई डिफॉल्ट प्रिंट एफ का जो डिफॉल्ट नेचर है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट एफ के द्वारा बाई डिफॉल्ट में फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करना पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपको रूल बताया था, अगर फर्स्ट आर्गुमेंट के अंदर कहीं पर भी एनीवेयर अगर कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर, इट कैन बी परसेंट एस, परसेंट बी, लाइक दैट। जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर अलाउ क्या करता है, नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। मतलब फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, नेक्स्ट फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, नेक्स्ट सेकंड आर्ग्यूमेंट, एंड सो ऑन। मतलब प्रिंट एफ में आप कितने भी वैल्यू पास कर लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये केवल वही वैल्यू प्रिंट करेगा जो फर्स्ट स्ट्रिंग का पार्ट है, या फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर अगर आपने कहीं पर भी फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया था, रिमेनिंग आर्गुमेंट भी फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। इतना पार्ट हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया था, राइट। प्रीवियस क्लास रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी या डाउट है क्या, एनीवन? उसके बाद हम आगे के प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे जस्ट अभी। कल हमने आपके ग्रुप में जो क्वेश्चन भी पोस्ट किए थे, मतलब डेली रेगुलर क्लासेस में हम जो भी सिलेबस कवर करेंगे, जो भी टॉपिक कवर करेंगे, उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हाट्सअप चैनल में आपको डेली पोस्ट करूंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाया करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रिंट टैब केवल इतना ही नहीं है, अभी तो मान लिया जाएगा या जस्ट बोल सकते हो अभी आपने प्रिंट टैब का 10% प्रॉपर्टी भी लर्न नहीं किया, राइट। लेकिन अभी हम कितना सिखा रहे हैं जिससे हमारे लिए सी को कंटिन्यू करना पॉसिबल हो जाए। तो सी क्या रिपीट करना है, अभी जो हम जैसे डिस्कस कर रहे थे वो रिपीट ही कर रहे थे, राइट। मतलब कल हमने जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपने कल का क्लास अटेंड नहीं किया है, मैंने वीडियो अपलोड किया, उसका लिंक अपलोड किया है। मतलब डेली बेसिस पर जो आपके वीडियोज रहेंगे वो आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेंगे, तो उसका लिंक मैं आपके ग्रुप में शेयर करता हूँ। कुछ भी छूट जाता है या मिस हो जाता है, एक बार में कवर नहीं होता, तो आप वीडियो से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से मैं प्रैक्टिकली, तो लास्ट क्लास में जो भी एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उनको रन करके दिखा रहा हूँ, यूजिंग टर्बोसी कंपाइलर। लास्ट टाइम आपको याद होगा, आपके क्लासेस से रिलेटेड हमने जो प्रोग्राम सेव किए वो किस नाम से हैं, डेमो। तो डेमो से रिलेटेड मैंने अभी तक कई सारे प्रोग्राम्स क्रिएट किए, जैसे टोटल कितने प्रोग्राम क्रिएट हो चुके हैं, अप टू 21। लास्ट टाइम हमने जो प्रोग्राम क्रिएट किया था उसका फाइल का नेम क्या था, 21। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रिंट टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स पास करना पॉसिबल है। एक बार फास्टली प्रीवियस सभी एग्जाम्पल ऑलमोस्ट मैं फिर से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, उनका पर्पस दिखा रहा हूँ। आपको याद होगा कल की क्लास में हमने एक स्मॉल आपको चैलेंज दिया था, असाइनमेंट। इसमें आपको बोला था कि जो अभी करेंटली आप प्रोग्राम देख रहे हो, इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सारे ऑपरेशन एक ही बार में परफॉर्म कर रहा है, राइट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन का रिजल्ट परफॉर्म होना चाहिए या डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जस्ट फर्स्ट प्रिंट जब एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद हमें अप्लाई क्या करते हैं, गेट सी एच। अब गेट सी एच का रोल क्या है, जब तक हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं करें तब तक कंट्रोल आगे जाएगा ही नहीं, राइट। उसका जैसे की प्रेस करें तो मैं चाहता प्रीवियस रिजल्ट क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब नेक्स्ट रिजल्ट प्रिंट होने से पहले स्क्रीन को हम बार बार क्लियर कराएंगे। क्लियर करने के बाद फिर से नेक्स्ट प्रिंट टैब पर रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा, फिर से हम आउटपुट स्क्रीन को पॉज कर देंगे या आउटपुट देखने के पर्पज से, राइट। फिर से आपको कोई नया की प्रेस करना हो, फिर से प्रीवियस रिजल्ट को क्लियर करने के लिए अगेन आप क्या राइट कर सकते हो, CLR SCR। अगेन नेक्स्ट प्रिंट टैब एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट देखने के लिए हम फिर से क्या ऐड करना है, गेट सी एच, और फिर से
डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होने के जस्ट पहले हमें स्क्रीन को क्लियर करना, तो फिर से हम क्या राइट कर देंगे, CLR SCR। ये कोडिंग एग्जाम्पल कितने लोगों ने ऑनेस्टली फिनिश किया है, किसी ने कंप्लीट किया था क्या? मैं इसको जस्ट एक ही बार में एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट देखना। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है, रन इट। फर्स्ट केस में क्या रहा है, रिजल्ट ऑफ एडिशन। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो करंट आउटपुट क्लियर हो जाएगा CLR SCR की वजह से, और नेक्स्ट रिजल्ट फिर से प्रिंट हो जाएगा, मीन सब्ट्रैक्शन। क्या रहा है, 10 - 5 = 5, राइट। फिर से मैंने एंटर की प्रेस किया तो करंट एग्जिस्टिंग आउटपुट मैसेज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मैसेज मल्टीप्लिकेशन। 11 × 10 = 5 = 50। अगेन मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो फिर से प्रिंट क्या हो जाएगा, डिवीजन रिजल्ट, करंट रिजल्ट रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के जिससे जस्ट आपको स्मॉल स्टफ अप्लाई करना, दैट इज द रोल ऑफ printf CLR SCR गेट CS टूगेदर, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको बोला है, फिर से अगर लास्ट क्लास रिलेटेड किसी को जरा सा भी कोई इशू है, फास्ट मोड में एक बार सभी प्रोग्राम्स को फिर से एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपके हैबिट में आ जाएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, तो राइट क्या करते हैं, हेडर फाइल्स। उसके बाद जो भी हमें पीस ऑफ कोड टेस्ट करना है, ये भी ध्यान रखना, मैंने जो आपको कोडिंग चैलेंज मतलब MCQ टाइप के कॉलम सेंड किए हैं, वहां पे मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम राइट नहीं किया है, केवल वो पार्ट राइट किया जो आपको मेन फंक्शन के अंदर कॉपी पेस्ट करके रन करना है। मतलब अगर मैंने कहीं लिखा है कि इस प्रिंट का आउटपुट क्या आएगा, तो मैंने मेन फंक्शन तो लिखा नहीं है। अगर आप विदाउट मेन फंक्शन कहीं कंपाइल करके टेस्ट करोगे, कोड कंपाइल ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, ठीक है, कि आपको वो कोड मेन फंक्शन के बॉडी में पुट करना है। मेन फंक्शन को आप एडमिन कर सकते हो, जस्ट लाइक अ चक्की। आटा पीसने वाली चक्की तो सभी ने देखी होगी, राइट। तो चक्की के द्वारा क्या सभी जितने भी गेहूं होते हैं, व्हीट होते हैं, सभी को पीसा जाता है? नहीं, केवल आप उसके प्रोसेसिंग बॉक्स में जो भी आटा या फिर गेहूं, सॉरी गेहूं आप पुट करोगे, केवल उन्हीं को पीसना पॉसिबल है। तो एडमिट कर लो, ये जो मेन फंक्शन है ये चक्की टाइप का कोई प्रोसेसिंग बॉक्स है, इसके अंदर आप जो भी अनाज डालोगे केवल उसी को पीसा जाएगा, मतलब उसी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, राइट। रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होंगे क्या, नहीं। नेक्स्ट थिंग, CLR SCR गेट CS बेसिक स्टफ है, जो कि आपके लिए एवरी टाइम अंडरस्टूड, इनका मीनिंग फर्स्ट लेक्चर में बता चुके हैं। फिर से मैंने यहाँ राइट डाउन किया प्रिंट एफ, वन बाई वन देखना जरा। प्रिंट एफ के अंदर हमने टाइप किया समथिंग ट्रिपल A, अगेन वन मोर टाइम। आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफी फास्टली इसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिंट एफ में हम एक से ज्यादा वैल्यू पास कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे कि 25, 2.3 और 2.5, लाइक दैट। या फिर एक कैरेक्टर पास किया, जैसे कि ए। बाई डिफॉल्ट से आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, ओनली फर्स्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग में क्या लिखा हमने, ट्रिपल A, दैट्स वाई आउटपुट इज ट्रिपल A। अगर हमें रिमेनिंग वैल्यूज को भी डिस्प्ले कराना है, तो मैंने आपको बताया था रिमेनिंग वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट होते नहीं, उनके लिए मैं फर्स्ट स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर को अलाउ करना होगा, राइट। देन हमने यहाँ टाइप किया परसेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करें, वो आपको डिपेंड करेगा, मतलब आप नेक्स्ट आर्गुमेंट का ऑर्डर चेक करें। नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या है, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, और स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट वैल्यू डिस्प्ले कराना, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 25, जो कि मैंने आपको बताया इंटीजर नंबर है, और नंबर को डिस्प्ले कराने के लिए हम यूज करते हैं %d। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू का टाइप क्या है, फ्लोट, इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज करें, %f। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है, ए। ये मीन्स कैरेक्टर, और कैरेक्टर के लिए जस्ट मैंने अभी बताया क्या यूज करें, %c। नाउ टेस्ट इट, सभी वैल्यू प्रिंट हो रहा है कि नहीं, यस, राइट। दूसरी बात, प्रिंट एफ के अंदर जस्ट हम कोई डायरेक्टली वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पास करना पॉसिबल है, जैसे कि कल की मैंने जस्ट MCQ क्वेश्चन भी पोस्ट किया था, कल क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ राइट डाउन किया 10 + 5, कोई एडिशन हुआ क्या, नहीं, क्यों, ये सिंपली फॉर्मेट स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग के अंदर मैंने आपको बताया है, आपने जो कुछ भी लिखा है जैसे का तैसा प्रिंट होता है, केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर को छोड़ के। फर्स्ट स्ट्रिंग में केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर का रिप्लेसमेंट किससे होता है, नेक्स्ट वैल्यू से। अदरवाइज पूरा स्ट्रिंग सेम टू सेम प्रिंट होता है, मतलब स्ट्रिंग में अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है, तो उसके लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ, जैसे का तैसा प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 15 और 10 + 5, 10 + 5, टेस्ट इट, आउटपुट इज 10 + 5, राइट। अगर आप चाहते हो जैसे एडिशन,
मतलब 10+5 का एडिशन परफॉर्म हो तो इसको फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद में पास करना होगा। मतलब अगर हमें कोई एक्सप्रेशन पास करना है तो आपको तो फर्स्ट प्लेस तो रिजर्व्ड है। प्रिंटफ का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो ऑलवेज रिजर्व्ड है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। तो रिमेनिंग जो भी आपको एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है वो फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद में पास करना हो। तो यहाँ पर हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पास किया है 10+5, और 10+5 का रिजल्ट आप जानते हैं क्या आएगा, जस्ट 15। और 15 इंटीजर होता है तो बाई डिफॉल्ट ये इंटीजर या एक्सप्रेशन का रिजल्ट प्रिंट होगा नहीं, राइट। तो अगर आप इसको अलाउ करना चाहते हो तो फर्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, %d। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं फाइनली रिजल्ट क्या है, 15। ये सारे स्टेप हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने बताया था वाई वी शुड गो फॉर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का इंपोर्टेंस क्या है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मान लिया जाए सेम वैल्यू आप मल्टीपल प्लेसेस पर यूज कर रहे हो तो इन फ्यूचर अगर आप वैल्यू में कोई चेंजेस करते हो तो प्रॉब्लम क्या था उस केस में। और वैल्यू में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल प्लेसेस पर वो चेंजेस परफॉर्म करने की नीड होती है। तो इसलिए पिक्चर में क्या आता है, जस्ट वेरिएबल कॉन्सेप्ट, राइट। तो जस्ट मैंने वेरिएबल्स का कोई डेप्थ मीनिंग डिस्कस नहीं किया था, एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया। उसी चीज को एक बार फिर से देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिंट एफ के अंदर मान लिया जाए कोड मेन फंक्शन में लिखा हुआ, प्रिंट एफ के अंदर शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, मैंने डिस्प्ले कराया समथिंग रिजल्ट ऑफ 10+20 यूजिंग %d। और प्रिंट एफ में हमने पास कर दिया 10+20 और 5 वॉट एवर डजेंट मैटर, या फिर 2, ठीक है 2 ले लेते हैं। उसके बाद हमें इन्हीं नंबर का एग्जैक्टली सेम वैल्यूज के लिए सब्ट्रैक्शन भी टेस्ट करना है। फिर से हम प्रिंट एफ यूज करेंगे बाई राइटिंग %d 10-2। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना है तो %d 10 मल्टीप्लाई स्टार सिंबल से रिप्रेजेंट होता है बाई 2, राइट। लास्ट केस डिवीजन परफॉर्म करना है तो सभी रिजल्ट अभी इंटीजर के फॉर्म में आने वाले से हम %d से डिस्प्ले करा रहे हैं 10/2। मतलब कहने का ये है कि 4 डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन सेम नंबर्स के लिए अप्लाई हो रहा है। अभी तो ठीक है, इस कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे आप जानते हो, जैसा कि फर्स्ट केस में क्या प्रिंट हो जाएगा 12, सेकंड केस में 8, थर्ड केस में 20 और फोर्थ केस में 5। अब कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि मान लिया जाए आपने, अगर आपने इस टाइप का कोई कैलकुलेटर किसी बंदे को बना के दे दिया तो उसके लिए कैलकुलेटर टोटली यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा 10 और 2 के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट। अगर हमें नंबर चेंज करना तो चेंज करने के केसेस में मान लो फर्स्ट नंबर चेंज करना तो फर्स्ट नंबर के लिए हमें कितने प्लेसेस पर चेंजेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4 प्लेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड नंबर भी चेंज करना है तो अगेन हमें 4 प्लेसेस पर चेंज करने की जरूरत है। मतलब हमें तो चेंजेस सिंगल प्लेस पर रिक्वायर्ड है, मल्टीपल प्लेसेस पर रिक्वायर्ड है। चेंजेस हमें मल्टीपल प्लेसेस पर रिक्वायर्ड है, राइट। मल्टीपल प्लेसेस पर चेंजेस परफॉर्म करके इसका दूसरा हमने सॉल्यूशन क्या बताया है, अदर सॉल्यूशन है कि जस्ट हम नंबर्स डायरेक्ट यूज न करें। इस टाइप से मैथमेटिकली आपने 10th क्लास में इस टाइप के एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे, 2x - 3y + 5, सेम एक्सप्रेशन हमने कल भी डिस्कस किया था। जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो इस एक्सप्रेशन में एक्स और वाई क्या थे, नथिंग बट वेरिएबल। क्या बोलते थे, वेरिएबल। और वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल भी काइंड ऑफ वैल्यूज ही रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन चेंजेबल होते हैं बाई नेचर। लेकिन 2 का, 3 का या फिर 5 का मीनिंग चेंज होगा नहीं, जस्ट इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसके अलावा प्लस और माइनस क्या है, ऑपरेटर्स। तो यहाँ पर पिक्चर में कौन आता है, वेरिएबल्स। तो जैसे सी लैंग्वेज मैंने, सॉरी मैथमेटिकली मैंने आपको बताया, जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो आपको स्टार्टिंग में लिखते थे ना, एज्यूम एक्स इक्वल्स टू समथिंग एंड वाई इक्वल्स टू समथिंग। तो जो भी हमने एक्स और वाई के लिए वैल्यू एज्यूम किया होता था उन वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद ही तो एक्सप्रेशन सॉल्व किए जाते थे, राइट। तो उसी टाइप से सेम टाइप के वेरिएबल्स हमारे लिए प्रोग्रामिंग में भी यूज करना पॉसिबल है। मतलब दूसरा सॉल्यूशन क्या है, आप इनिशियली जैसे 10 और 2 का एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले एक्स में, मतलब एक्स कोई वेरिएबल इसमें हमने असाइन क्या करा लिया, फर्स्ट नंबर 10, वाई कोई दूसरा वेरिएबल इसमें हमने असाइन करा लिया, सेकंड वैल्यू एस 2। जैसा कि आप जानते हैं सी लैंग्वेज के अंदर सभी एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड होते हैं, जस्ट पार्ट ऑफ सिंटैक्स। अब हम एक्स के, जहां पर हमने प्रीवियसली 10 लिखा था, 10 के प्लेसेस पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्स। 2 के प्लेस पर हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, वाई। मीनिंग तो वही रहेगा, मतलब x+y। सिमिलरली सेकंड केस में हम क्या टाइप कर सकते हैं, x - y। थर्ड केस में
एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, लास्ट केस में एक्स डिवाइडेड बाई वाई, तो अभी भी मैं सेम रिजल्ट रिसीव होंगे कि नहीं यार। प्लस हमने बताया था जैसे हम मैथ्स में एज्यूम लिखते थे, वो यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम एज्यूम के प्लेस पर डेटा टाइप लिखेंगे। राइट, डेटा टाइप मतलब कंपाइलर को बताना होता है कि एक्स और वाई किस टाइप के नंबर को स्टोर करेंगे। इनमें हम क्या स्टोर करें, इंटीजर नंबर, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड रिजर्व्ड कीवर्ड है इंट, जो कि हमें सिंटैक्टिकली मार्क करना होता है, इस पार्ट ऑफ सिंटैक्स, नथिंग स्पेशल। अब सर इसका फायदा क्या है, इन फ्यूचर हमें किसी डिफरेंट नंबर के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो प्रीवियसली आपको 8 प्लेसेस पर चेंज करने थे। अब मान लिया जाए हम केवल यही ऑपरेशन 20 और 5 के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं, 20 एंड 5, तो आपको अब सिंपली क्या करना है, 8 प्लेसेस पर चेंज नहीं करना, सिंपली हम एक्स के अंदर 10 के प्लेस पर क्या असाइन करा दें, 20, और वाई में पहले 2 असाइन हो रहा था, 2 के प्लेस में हम क्या रिप्लेस करा दें, सिंपली 5। राइट, तो आप देख रहे हो हमें मिनिमम चेंजेस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ रही है, दैट इज द इंपोर्टेंस और रोल ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, जस्ट अभी तक देखा जाए तो जस्ट प्रीवियस क्लास का हमने रिवीजन प्रोवाइड किया, नथिंग न्यू। अब आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है इस केस में। वेरिएबल्स के लिए फिलहाल आप सिंटेक्स ध्यान रखना, वेरिएबल्स के स्टार्टिंग में मेंशन क्या करना होता है, डेटा टाइप्स। प्रिंटफ के रिमेनिंग रूल देखते हैं, ठीक है। प्रिंटफ काफी इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने प्रिंटफ के बारे में बताया था, प्रिंटफ क्या, प्रिंटफ इज अ आउटपुट फंक्शन, मतलब जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम किस मेमोरी का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई प्रोग्राम कहाँ एग्जिस्ट करता है, इनसाइड रैम। रैम क्या है, टेम्परेरी मेमोरी डिवाइस, यहाँ पर प्रोग्राम शॉर्ट टाइम के लिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन लोड होता है। लेकिन जब हम कोई आउटपुट डिस्प्ले करते हैं तो आउटपुट कहाँ प्रिंट होता है, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। तो मॉनिटर अपने आप में एक डिफरेंट फिजिकल डिवाइस है। अगर प्रोग्राम से कोई भी डेटा या मैसेज हमें मॉनिटर के लिए भेजना है, तो मैंने आपको बताया था इसके बीच में कनेक्शन ही होता है, और कनेक्शन मतलब जस्ट लाइक अ रोड और सड़क, उस कनेक्शन का नेम क्या है, एसटीडी आउट। लेकिन कनेक्शन के थ्रू कोई भी कंटेंट अगर हम एक सिटी से दूसरे सिटी के लिए भेजते हैं, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, सम काइंड ऑफ व्हीकल। राइट, तो इस डेटा को हम व्हीकल में लोड करके तो भेजें, तो व्हीकल क्या है यहाँ पर हमारे पास, नथिंग बट प्रिंटफ फंक्शन, जिसका यूज करके हम किसी भी आउटपुट मैसेज को मॉनिटर तक सेंड कर सकते हैं। यही पार्ट डिस्कस किया था। सिमिलरली आगे हमें कीबोर्ड की भी जरूरत पड़ी, मतलब अभी तक हम जो नंबर यूज कर रहे हैं वो तो स्टैटिकली हमने फिक्स कर दिए। इन फ्यूचर अगर हमें डेटा या इनपुट डायनेमिकली कीबोर्ड से लेना है, किससे, फ्रॉम द कीबोर्ड। राइट, मतलब जैसे अभी हमने 10 और 20 फिक्स कर दी, लेकिन मैं चाहता हूँ एवरी टाइम ये नंबर हमारे लिए रन टाइम पर कीबोर्ड से एंटर करना पॉसिबल विदाउट मॉडिफाइंग सोर्स कोड, मतलब जो हमने प्रोग्राम राइट किया, प्रोग्राम में फिजिकली कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सेम ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के लिए परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर प्रोग्राम से कुछ भी सेंड हो रहा है तो इस ऑपरेशन को हम टेक्निकली बोलते हैं आउटपुट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑपरेशन। तो प्रिंटफ का काम क्या है, प्रिंटफ जस्ट आउटपुट फंक्शन है। राइट, सिमिलरली अगर प्रोग्राम के लिए कुछ भी रिसीव हो रहा है, वॉट एवर फ्रॉम अदर प्लेस, अगर कुछ भी रिसीव हो रहा है तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे, नथिंग बट इनपुट ऑपरेशन। और जिस डिवाइस से रिसीव हो रहा है उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इसलिए कीबोर्ड इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। सब कुछ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अब कुछ नहीं है कि अगर हमें कीबोर्ड से कुछ रिसीव करना है, रीड करना है, तो इसके लिए हमें डिफरेंट व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसके लिए प्रिंटफ सफिशिएंट नहीं, प्रिंटफ केवल सेंड करने का काम करता है, रिसीव करना है तो इसका अपोजिट फंक्शन है स्कैन है। कौन सा फंक्शन है, जस्ट स्कैन है, मतलब स्कैन है एक ऐसा फंक्शन है जो कीबोर्ड से डेटा लेकर आता है और कहाँ पर अवेलेबल कराता है, इन अवर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जब ये डेटा लेकर आएगा तो इस टाइप से समझो, मान लो जैसे आपके घर पर कोई भैया है जो डेली दूध या मिल्क देने आते हैं इवनिंग में। राइट, वो जो भैया होंगे वो अपने साथ दूध का एक बड़ा सा कंटेनर लेकर आते हैं कि नहीं, लाइक दिस वे, सबने देखा होगा। राइट, बिग कंटेनर, मान लो इसमें 10 लीटर दूध है, तो जब ये आपके घर पर दूध देने आएंगे तो यहाँ पर आपको भी तो कोई कंटेनर रिक्वायर्ड होगा जहां पर आपके लिए मिल्क को होल्ड करना पॉसिबल हो। राइट, फिर से समझो, जो भी भैया आपको दूध देने आ रहे हैं या आपके गेट पर खड़े हुए हैं, तो आप जब दूध लोगे तो हाथों में ले लोगे या किसी कंटेनर में, किसी कंटेनर या बॉक्स में ही तो लेंगे। समझ आया क्या? मतलब भगोनी या डब्बा जो भी बोले, उसी टाइप से कहने का मतलब क्या, कीबोर्ड से मतलब स्कैनएफ नाम का व्हीकल है,
वो व्हीकल कीबोर्ड से जब डेटा लेकर आएगा तो आपको अपने प्रोग्राम में उस डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर भी किस फॉर्म में कराएंगे, अगेन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, राइट। मतलब प्रोग्राम के अंदर वो भगोनी या बॉक्स का काम कौन करने वाला, वेरिएबल। तो वेरिएबल आपके लिए मोस्ट यूजफुल एंटिटी है। विदाउट वेरिएबल हमारे लिए कुछ भी करना पॉसिबल नहीं। या आप बोल सकते हो वेरिएबल्स के बिना कभी भी कोई मीनिंगफुल प्रोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं, विदाउट वेरिएबल्स, राइट। अब थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में बात कर लेते हैं, व्हाट इज मीन बाई वेरिएबल्स। लेकिन उससे पहले हमें प्रोग्राम का थोड़ा सा एग्जीक्यूशन मॉडल और प्लान समझाना होगा, ठीक है। अभी तक हमने इस लेवल पर बेसिक से बात नहीं की है, लेकिन अब आप 2 या 3 लेक्चर अटेंड कर चुके हो, तो आपके लिए जस्ट आगे हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं थोड़ा सा फोकस करना पॉसिबल हो जाएगा, जो कि हमें आगे थ्रू आउट द सी लैंग्वेज लर्न करने में काफी काम आने वाला है, ठीक है। अच्छे से देखना है, ये पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने अभी जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो आपके लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, जब आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेज करते हो तो आपके मशीन के अंदर बाई डिफॉल्ट 3 टाइप के डिवाइसेस अवेलेबल रहते हैं। क्या क्या, हार्ड डिस्क, रैम, कीबोर्ड, सॉरी, हार्ड डिस्क, रैम एंड प्रोसेसर। मतलब कीबोर्ड और मॉनिटर भी होते हैं, लेकिन मैं अभी उनमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं मेनली डिस्कस करना चाहता हूँ। अगेन रिपीट करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से प्रॉपरली देखना है, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। मेनली हम 3 डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, हार्ड डिस्क, रैम एंड प्रोसेसर। तो जैसा कि आपको बताया था, जो रैम नाम का मेमोरी है, रैम एक्चुअली फिजिकल डिवाइस है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। रैम क्या है, फिजिकल डिवाइस, और जो फिजिकल डिवाइस होते हैं उनको हार्डवेयर डिवाइस बोलते हैं। लेकिन रैम है क्या, मेमोरी। कैसा मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी और टेम्पररी। रैम किसी भी डेटा को शॉर्ट टाइम के लिए टेम्पररी स्टोर करता है, ओनली ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी। सिमिलरली व्हाट अबाउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज ऑल्सो मेमोरी, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी डेटा परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर होता है, तो इसलिए हार्ड डिस्क को परसिस्टेंस स्टोरेज और परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। लेकिन दोनों ही क्या, बोथ आर मेमोरी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं या फिर कोई भी डेटा परमानेंटली हमेशा कहाँ रिसाइड करता है, हार्ड डिस्क में। इवन आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वो सॉफ्टवेयर भी कहाँ स्टोर होते हैं, ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। सभी सॉफ्टवेयर भी कहाँ स्टोर होते हैं, एज अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। लेकिन जब कोई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन रन होता है तो रन कौन करता है उसको, सीपीयू और प्रोसेसर। और आपको पता है सीपीयू और प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन 1 और 0 के फॉर्म में समझना पॉसिबल है, इसको मशीन कोड बोलते हैं, राइट। हार्ड डिस्क और प्रोसेसर के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। कहने का मतलब है कि कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर तो हार्ड डिस्क में हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन कौन करेगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर हार्ड डिस्क से डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो अब यहाँ पर प्रोसेसर के लिए इंस्ट्रक्शन अवेलेबल कौन करवाता है, ऑलवेज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब भी प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करने की नीड होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का मैनेजर कहाँ ढूंढता है, पहले रैम में। रैम में है तो रैम से अवेलेबल हो जाएगा, रैम में नहीं है तो फिर वो कहाँ जाके सर्च करेगा, हार्ड डिस्क मेमोरी में, राइट। और हार्ड डिस्क से भी डायरेक्टली डेटा प्रोसेसर को सेंड नहीं हुआ, पहले हार्ड डिस्क से वो डेटा रैम में लोड होता है। ये कम्युनिकेशन डायग्राम में फिर से रिपीट करूं, अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया प्रॉपरली, सी आपके लिए इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मतलब कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। इसको जस्ट थ्योरी ना समझे, मतलब थ्रू आउट द, मैं केवल सी की बात नहीं कर रहा, आप फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज लर्न करोगे सभी लैंग्वेज में कॉमन डायग्राम हमेशा यूज होता है। क्योंकि विदाउट हार्ड डिस्क, रैम और प्रोसेसर कभी कोई एप्लीकेशन रन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सी का हिस्सा नहीं है। जस्ट एक कॉमन प्रोसेस है, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर माई पीसी ओपन किया, तो माई पीसी के अंदर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपने देखा होगा यहाँ पर सब कुछ ड्राइव्स के फॉर्म में शो होता है। व्हाट इज मीन बाई ड्राइव्स, क्या ये ड्राइव क्या होते हैं, राइट। तो हार्ड डिस्क एक्चुअली क्या, फिजिकल डिवाइस। हार्ड डिस्क के अंदर क्या डेटा स्टोर है, हार्ड डिस्क के लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। तो हार्ड डिस्क के जो लॉजिकल पार्टीशंस हैं उन लॉजिकल पार्टीशन को हम ड्राइव बोलते हैं, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव। हो सकता है आपके सिस्टम में एक और ड्राइव हो, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, लाइक दैट। अब क्वेश्चन ये कि यहाँ पर सब, जब हार्ड डिस्क फिजिकल डिवाइस है तो यहाँ ड्राइव्स का क्या मतलब है, राइट। इस चीज को समझो जरा, कहने का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क अपने आप में क्या, फिजिकल डिवाइस, लेकिन डेटा को
स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क के कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। व्हाट वी मीन बाय सर दिस लॉजिकल पार्टीशन? सिंपल, जैसे मान लिया जाए आपने खरगोन में कोई प्लॉट परचेज किया है, राइट? तो आपके पेरेंट्स ने या आपने खरगोन में अगर कोई प्लॉट परचेज किया है, प्लॉट परचेज किया, उसका जस्ट साइज या एरिया एज्यूम कर लो 20/40, मतलब इसका डायमेंशन है 20/40 स्क्वायर फीट, तो टोटल इसका साइज कितना हुआ? 800 स्क्वायर फीट, राइट? नेक्स्ट वन। और जब आप इसमें कोई मकान बनाओगे तो पूरे मतलब पूरे प्लॉट में आप एक ही रूम बनाओगे या कई सारे स्मॉल स्मॉल रूम क्रिएट करते हैं? कभी भी हम जनरली, अगर आप स्टे पर्पज से, फैमिली पर्पज से कोई भी प्लॉट बना रहे हैं, मतलब मकान बना रहे हैं, तो मकान में एक ही रूम थोड़ी होगा। हम चाहे तो पूरे के पूरे एरिया के लिए मतलब एक सिंगल रूम से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? फिर वो घर नहीं दिखेगा, गोडाउन दिखेगा, राइट? फिर हम क्या करते हैं, उस केस में डिजाइन के अकॉर्डिंग मतलब अपने प्लॉट में कई सारे रूम्स क्रिएट करते हैं, लाइक दिस वे। मान लो फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, हो सकता है यहाँ पर कोई किचन है, डाइनिंग है, लाइक दैट, और मेन गेट और पोस्ट, लाइक दैट। इस टाइप से हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं कि नहीं? यस। अब क्वेश्चन ये है कि चाहते तो आप सिंगल रूम भी बना सकते थे, लेकिन मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट करने का क्या पर्पज है? क्योंकि अगर आप पूरे प्लॉट को एक सिंगल रूम के थ्रू कंस्ट्रक्ट कराते हो तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम फील होगा। मान लिया जाए इस घर के अंदर आपके किचन से रिलेटेड भी सामान पड़ा हुआ है, राइट? प्लस रूम तो एक ही है, एक ही रूम में आपका स्टडी मटेरियल भी है, राइट? हो सकता है मतलब हमारे पेरेंट्स किसान हैं तो किसान खेती बाड़ी से रिलेटेड जो सामान होगा वो सामान भी यहीं पर रहेगा कि नहीं रहेगा? यस। टीवी, एसी, सब कुछ आपका सिंगल प्लेस पर है। तो होगा क्या, जस्ट पूरा का पूरा सामान जब मिक्स हो जाएगा तो कभी अगर आपको एक स्मॉल पेन भी ढूंढना है, राइट, अगर आपको कभी ये पेन सर्च करना है कि हमने पेन कहाँ रखा है, तो ढूंढना काफी मुश्किल है कि नहीं? यस। आपको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर पेन को रखने की कोई जगह तो फिक्स थी नहीं। तो आपका सर्च टाइम काफी हाई होगा कि नहीं होगा? मतलब आपको ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा। समझ में आया? कितने एरिया में ढूंढ रहे हैं आप? 800 स्क्वायर फीट के एरिया में सर्च कर रहे हो सकता है आपको सर्च करने में, पूरे घर में ढूंढने में, एक छोटे से पेन को ढूंढने में 2 घंटे लग जाए। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? मान लिया जाए आपने यहाँ पर जस्ट स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस क्रिएट कर लिए, जैसे कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, और इसको दिस इज योर स्टडी रूम, मतलब ये जो एरिया स्मॉल पोर्शन है क्या आपका स्टडी रूम, जहाँ पर आप डेली स्टडी करते हो। तो इसका एडवांटेज क्या है? किसी दिन अगर आपका पेन खो भी जाता है तो आपको पूरे घर में ढूंढने की जरूरत है क्या? नहीं, राइट? क्योंकि आप जानते हो अगर हमारा पेन खोया है तो पेन हम कहाँ रखते हैं? स्टडी रूम में। तो आपको केवल स्टडी रूम में ढूंढने की जरूरत है। समझ में आया? पूरे घर में मतलब 800 स्क्वायर फीट एरिया में सर्च करने की जरूरत नहीं। तो सर्च टाइम काफी कम हुआ कि नहीं हुआ? यस। आपके लिए वही पेन 5 to 7 मिनट में सर्च करना, पूरे रूम में सर्च करना पॉसिबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो आपको दाल या चीनी का या शक्कर का डब्बा चाहिए, तो आपको पहले प्रीवियस केस में क्या हो रहा है, दाल चीनी सब कुछ एक ही रूम में है, तो पूरे घर में सर्च करने की जरूरत है। लेकिन अब क्या है, अब आपको दाल चीनी या शक्कर का डब्बा केवल किचन के अंदर सर्च करने की जरूरत हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका पूरा का पूरा हाउस है वो क्या है, जस्ट लाइक अ हार्ड डिस्क। क्या है? हार्ड डिस्क। उसके अंदर जो स्मॉल स्मॉल पार्टीशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं लॉजिकल पार्टीशन, तो हार्ड डिस्क के अंदर लॉजिकल पार्टीशन क्या है? नथिंग बट ड्राइव। क्या होते हैं? जस्ट ड्राइव। इतना पार्ट समझ में आया? मतलब हार्ड डिस्क अपने आप में क्या, फिजिकल डिवाइस, लेकिन डेटा को इजीली मैनेज करने के लिए, कैटेगरी वाइज मैनेज करने के लिए हम हार्ड डिस्क में कई सारे स्मॉल स्मॉल लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट करते हैं। जिसका फायदा क्या है, जैसे मान लिया जाए ये एंटायर ब्लॉक अपने आप में हार्ड डिस्क है और इसमें हमने टोटल 4 ड्राइव्स क्रिएट किए। मतलब हमारे हार्ड डिस्क के अंदर अभी तो आप देख रहे हो 2 ही ड्राइव हैं, लेकिन हो सकता है आपके सिस्टम में टोटल 4 ड्राइव है। कितने ड्राइव्स क्रिएट करना पॉसिबल आप पर डिपेंड करता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर जो ड्राइव्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, ड्राइव को डिस्क वॉल्यूम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, F ड्राइव एंड सो ऑन, देयर इज नो लिमिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हजारों ड्राइव क्रिएट कर दो, मतलब ड्राइव मैक्सिमम 2 या 3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन। अब इसका फायदा क्या है? मान लिया जाए आपके पूरे हार्ड डिस्क का कैपेसिटी है 1 TB, और 1 TB में कितने जीबी होते हैं? 1024 GB। सर ये जीबी और टीबी क्या होते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम इनके बारे में अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डेप्थ में बात करेंगे। मतलब बाइट क्या होता है, बिट क्या होता है, रैम, सॉरी,
केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टीबी क्या है, सब कुछ इसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप तो ये समझो इस रूम का साइज कितना है, 1000 GB, नियरली अप्रोक्स 1000। तो अगर हमने 4 ड्राइव क्रिएट किए तो 1000 को अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स में कितना वैल्यू आएगा, 250। एक्चुअली 256 आएगा, राइट, लेकिन मैं यहाँ पर राउंड फिगर में क्या बोल रहा हूँ, 250। तो एक वॉल्यूम का साइज अगर हम सभी वॉल्यूम को इक्वल साइज में डिवाइड कर रहे हैं तो 250 साइज के डिफरेंट डिफरेंट डिस्क वॉल्यूम क्रिएट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वन, उसके बाद हम आगे बात करें इन दैट केस। अब इसका फायदा क्या है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, मान लो आपने सॉफ्टवेयर को कहाँ इंस्टॉल किया है, सी ड्राइव में, कहाँ पर, सी ड्राइव में। सिमिलरली नेक्स्ट वन, आपके पास जितने भी ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं उनके लिए आपने एक सेपरेट ड्राइव क्रिएट कर रखा है, डी ड्राइव। आपको डेली जो प्रोग्राम सीख रहे हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड मतलब सभी प्रोग्राम आपको हार्ड डिस्क में ही सेव करने पड़ेंगे, तो एग्जाम्पल हमने सभी सी प्रोग्राम को कहाँ सेव किया है, ई ड्राइव के अंदर। आपके फैमिली से रिलेटेड जितने भी इमेज और फोटोज हैं, फोटोज को आपने कहाँ स्टोर किया है, ओनली एफ ड्राइव। मतलब आपने डेटा को एक प्रॉपर कैटेगरी वाइज डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में मैनेज करने की कोशिश की। अब इसका फायदा क्या है, आज से अगर 2 साल बाद बात करें, मान लो आज आपने कोई फोटो, आपने अपने फ्रेंड का फोटो सेव किया है, 2 साल बाद उस फोटो को देखना है, तो आपको ये फोटो पूरे के पूरे हार्ड डिस्क में सर्च करना है, केवल एफ ड्राइव में सर्च करने की जरूरत है। जैसा कि आप जानते हैं हमने जो भी फोटो सेव की वो एफ ड्राइव में है, तो फिर हमें पूरे रूम में सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को केवल एफ ड्राइव में सर्च करेगा, मतलब हम उसको केवल कहाँ ढूंढेंगे, एफ ड्राइव में, पूरे घर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इससे सर्च टाइम काफी कम होता है, डेटा को कैटेगरी वाइज मैनेज करना पॉसिबल होता है। दैट इज द रोल ऑफ ड्राइव्स। इतना बात क्लियर है। मतलब हार्ड डिस्क फिजिकल डिवाइस है लेकिन इसके कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं। नेक्स्ट थिंग, तो हार्ड डिस्क के अंदर हम कुछ भी स्टोर कर रहे हैं तो ये आप जानते होंगे, हार्ड डिस्क के अंदर फिजिकली कोई डेटा हमें विजिबल किस फॉर्म में होता है, सब कुछ हार्ड डिस्क में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइल एंड फोल्डर्स, राइट। इसके अलावा ध्यान रखना, हार्ड डिस्क में तीसरे नाम की कोई चीज होती नहीं, सब कुछ किस फॉर्म में विजिबल होता है, फाइल एंड फोल्डर। जैसा कि आप देख सकते हो करेंटली हमारे सिस्टम में 2 डिस्क वॉल्यूम है, क्या क्या, सी ड्राइव, डी ड्राइव। डी ड्राइव को क्लिक किया तो यहाँ पर सब कुछ आपको फोल्डर के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, यस। जो कंटेंट हमें विजिबल हो रहा है ये भी ध्यान रखना। सर हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी कंटेंट या डेटा हार्ड डिस्क में या फिर रैम के अंदर, सिंपल, पर आपके लिए जस्ट ऑन स्क्रीन विजिबल हो रहा है इट मीन्स पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क, विजिबल नहीं हो रहा है इट मीन्स पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। जो भी फोल्डर है, फाइल है, वो हमेशा हार्ड डिस्क मेमोरी का पार्ट होता है। उसी टाइप से मैंने आपके लिए एक रेगुलर फोल्डर क्रिएट किया, ट्रेनिंग। इस फोल्डर के अंदर अगेन कोई सब फोल्डर है और कई सारे फाइल्स हैं, राइट। तो यहाँ पर चेक कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स अवेलेबल है, सभी फाइल का एक नेम होता है कि नहीं होता है, यस। व्हाट यू मीन बाई दिस फाइल नेम, इसके बारे में आगे बात करने वाला। ये काफी बेसिक्स हैं जो आपको 100% बहुत अच्छे से जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है किस फॉर्म में सेव हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फाइल। मान लो आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है, कितना अमाउंट दिया है, मान लो आपने 10 या 20 लोगों के साथ मतलब पैसा शेयर किया है, उधार दिया है या फिर इंटरेस्ट पर दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं हम कॉपी या पेन में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कॉपी पेन का यूज करके। या उसी टाइप से हम मान लो सिस्टम में सेव करना चाहते हो तो सिस्टम के अंदर इस प्लेस पर आपने राइट कर लिया, कोई एरिया है और यहाँ पर राइट कर दिया कि हमने किसी पर्सन को 25,000 अमाउंट उधार दिया है। लेकिन बाद में जब हम इसको ढूंढेंगे तो इस प्लेस का अगर कोई नेम नहीं, हमारे लिए ढूंढना पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए नेक्स्ट केस क्या आता है, मतलब ये डेटा है अमाउंट स्टोर तो हार्ड डिस्क में हुआ समवेयर, लेकिन कहाँ स्टोर हुआ है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए इन फ्यूचर हमारे लिए सर्च करना आसान हो जाए तो हार्ड डिस्क के अंदर जिस मेमोरी प्लेस पर ये डेटा स्टोर हुआ है, हम उसको कोई नेम असाइन कर देंगे। क्या असाइन करेंगे, सम नेम। जैसे कि हमने इसको नेम दे दिया समथिंग a.txt। ए डॉट टी एक्स टी क्या हो गया, फाइल नेम। अब सर फाइल नेम क्या होता है, फाइल नेम कोई स्पेशल केस नहीं है। फाइल नेम इज नथिंग बट इट इज नेम ऑफ द मेमोरी, मतलब हार्ड डिस्क के अंदर समवेयर कोई मेमोरी ब्लॉक है, उस ब्लॉक को ही लॉजिकली आपने कोई नेम साइन कर दिया a.txt। तो घर में आपने कहीं पेन रख दिया लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमने पेन किस जगह रखा है, उस जगह का नाम नहीं पता है, तो आपके लिए ढूंढना मुश्किल है। लेकिन अगर घर के अंदर स्टडी टेबल पर कोई पेन होल्डर है, राइट, और पेन होल्डर में पेन रखा हुआ है, तो इस केस में जहां पर पेन रखा, पेन क्या काइंड ऑफ डेटा और वैल्यू, और पेन कहाँ रखा हुआ है, किसी पेन होल्डर के अंदर।
तो जो पेन होल्डर जिसको हम बोल रहे हैं वो भी तो अपने आप में एक नेम है, राइट? नेम है कि नहीं? यस, मतलब इस प्लेस का नेम है पेन होल्डर। उसी टाइप से फाइल के अंदर जब डेटा स्टोर करते हैं तो फाइल को जब हम नेम असाइन करते हैं, नेम क्यों असाइन करते हैं? जिससे हम इन फ्यूचर उसको इजीली एक्सेस कर सकें, राइट? नेक्स्ट वन, मतलब फाइल का मेनली पर्पज क्या है? डेटा को स्टोर करना। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट अबाउट रैम। जिस टाइप से हार्ड डिस्क के कई सारे पार्टीशन होते हैं उसी टाइप से रैम भी फिजिकल डिवाइस है। ये पार्ट आपके लिए मोस्ट यूजफुल है। रैम क्या? रैम इज ऑल्सो फिजिकल डिवाइस। उसी टाइप से रैम के भी कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं, राइट? लॉट ऑफ लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं। लेकिन यहाँ पर रैम के अंदर पार्टीशन का नेम ड्राइव नहीं होता, जैसे कि सी डी या ई, इस टाइप से नहीं बोलेंगे। रैम के अंदर जो पार्टीशंस क्रिएट होते हैं उनके प्रीडिफाइंड नेम होते हैं। उनमें से एक मोस्ट कॉमन पार्टीशन है, इसका नेम होता है डेटा एरिया। क्या होता है? डेटा एरिया। दूसरा लॉजिकल पार्टीशन है, इसका नेम होता है हीप एरिया, राइट? हीप एरिया। एक और पार्टीशन होता है, इसका नेम होता है मेथड एरिया। तीसरा पार्टीशन है, इसका नेम होता है स्टैक एरिया। अगर आपने डायग्राम ठीक से समझा, आगे आप सीधे मास्टर हो गए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? स्टैक एरिया। अगर इसके बिना आपको कहीं पर भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा है तो मान के चलो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्यों? इसके बिना प्रोग्रामिंग में कभी कमांड करना पॉसिबल ही नहीं है। केवल आपको रटवाया जा रहा है, वो बहुत जल्दी आप भूल जाओगे या किसी मतलब का नहीं होगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो, फ्यूचर में आपको सारी चीजें इजीली समझ में आए, तो आपके लिए डायग्राम यूजफुल है। रीजन है उसका कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। आप मान लो कोई सी प्रोग्राम बनाओगे तो प्रोग्राम हार्ड डिस्क में ही तो सेव होगा, तो आपको हार्ड डिस्क के बारे में पता होना चाहिए। सिमिलरली जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन तो प्रोसेसर करेगा, लेकिन प्रोसेसर कोई डेटा कहाँ से एक्सेस करता है? रैम से। तो इसका मतलब क्या है? वो प्रोग्राम हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ जाएगा। रैम में लोड होना जरूरी है, जब तक वो रैम में लोड नहीं हुआ एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, राइट? अब रैम के अंदर कौन सा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? कुछ नहीं कि रैम के सर लॉजिक मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन का पर्पज क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लॉजिकल पार्टीशन का एक ही पर्पज होता है कि डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को कैटेगरी वाइज मैनेज करना, अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी। जिस टाइप से फाइल के कई सारे कैटेगरी होते हैं, ऑडियो वीडियो फाइल का कैटेगरी डिफरेंट होता है, पीडीएफ फाइल का कैटेगरी डिफरेंट होता है, प्रोग्राम्स का कैटेगरी डिफरेंट है, राइट? फोटोज का कैटेगरी डिफरेंट है। उसी टाइप से सी प्रोग्राम में जो डेटा स्टोर करने वाले, डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के अंदर भी कई सारे कैटेगरीज होते हैं, आगे हम जो कि डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो जो डेटा एरिया है, मतलब हम फ्यूचर में देखने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल होता है, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, क्या होंगे? अभी इसके बारे में मत सोचो, ठीक है? सभी ग्लोबल वेरिएबल्स एंड सभी स्टैटिक वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है? इस डेटा एरिया के अंदर। बाद में हम सी में एक टॉपिक पढ़ेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या सी हो, जावा हो, पीएचपी, पाइथन हो, जितने भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होते हैं, ये सभी एलोकेशन हमेशा हीप एरिया का पार्ट होंगे। उसी टाइप से मेथड एरिया, इनिशियली प्रोग्राम हार्ड डिस्क मेमोरी का पार्ट होता है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपका प्रोग्राम, मान लो आपने यहाँ पर डी ड्राइव में एक प्रोग्राम बनाया सी में, A.C। पहले आप इसको कंपाइल करोगे, इसके अंदर क्या है? हाई लेवल कोड। जब हम कंपाइल करेंगे तो एक नया फाइल बनता है A.exe, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। और इस exe फाइल में क्या स्टोर होगा? मशीन कोड। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये जो भी मशीन कोड है हार्ड डिस्क से रैम में लोड होगा, तो रैम के किस पार्टीशन में लोड होगा? मेथड एरिया के अंदर, राइट? मतलब फुल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन या कंपाइल कोड कहाँ लोड होता है? ऑलवेज पार्ट ऑफ मेथड एरिया। सिमिलरली जैसे हमने अभी दो वेरिएबल क्रिएट किए थे, इंटीजर एक्स और वाई, उन वेरिएबल्स को हम टेक्निकली लोकल वेरिएबल्स बोलेंगे क्योंकि वो फंक्शन के अंदर है। तो ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर है उनका एलोकेशन होता है इनसाइड स्टैक एरिया। और टेक्निकली हम इन वेरिएबल्स को किस नाम से जानते हैं? लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल। तो इस टाइप से आपको फिलहाल पूरे डिस्कशन में ये पार्ट ध्यान रखना है। रैम क्या? रैम इज अ फिजिकल डिवाइस, लेकिन इसके लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं। कितने लॉजिकल पार्टीशंस हैं? देयर आर 4 लॉजिकल पार्टीशंस। डेटा एरिया, हीप एरिया, मेथड एरिया, स्टैक एरिया। वन मोर थिंग, अब ये सब कुछ आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनो। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इन चीजों के साथ फेमिलियर हो जाओ।
बाकी सारी चीजें मैं आपको खुद ही बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, मतलब बार बार हम इन्हीं चीजों का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए अभी ज्यादा प्रेशर या लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप जस्ट सुनो, भले ही भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपसे याद करवा लूंगा बहुत अच्छे से। मैं बस यही चाहता हूँ आज के डायग्राम में कि आप जस्ट इन चीजों के साथ थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएं। राइट, नेक्स्ट वन, थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम प्रैक्टिकल मोड में आ जाएंगे। ठीक है, अगेन ऑब्जर्व करो, दिस इज हार्ड डिस्क मेमोरी, दिस इज रैम मेमोरी, एंड दिस इज सीपीयू और प्रोसेसर। राइट, प्रोसेसर का कम्युनिकेशन किससे होता है? रैम से। रैम अदर साइड किससे कनेक्टेड है? हार्ड डिस्क से। अब ऑब्जर्व करना इस केस में, हार्ड डिस्क के अंदर मतलब कई सारे मेमोरी बाइट्स होते हैं, मतलब एक्चुअली डेटा बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है। ये बाइट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, अब मान लिया जाए आपने कोई अमाउंट हार्ड डिस्क में समवेयर मतलब किसी फाइल में स्टोर करा दिया 20, आपने किसी को पैसे दिए 25,000। ये अमाउंट जब आपने दिया किसी को, 1 सेकेंड थोड़ा सा डिस्प्ले का शुरू, आपने किसी को अमाउंट दिया है समथिंग 25,000, लेकिन आपको उसको ऑन रिकॉर्ड किसी फाइल में स्टोर करना चाहते हो। राइट, तो इस केस में जस्ट हमने नॉर्मली हार्ड डिस्क के अंदर सिंपली हमने राइट कर दिया 25,000, तो इसको क्या आएगा? 2 साल बाद जब आप उस अमाउंट को हार्ड डिस्क में ढूंढोगे, तो हार्ड डिस्क तो जस्ट फिजिकल डिवाइस है, लेकिन डेटा लॉजिकली स्टोर होता है, डेटा फिजिकली थोड़ी विजिबल होता है, तो आप हार्ड डिस्क में जाके कैसे ढूंढोगे? तो इसलिए जहां पर ये डेटा स्टोर हो रहा है उस मेमोरी ब्लॉक को हम कोई नेम असाइन कर देंगे। राइट, क्या असाइन करेंगे? नेम। और उस नेम को ही हम क्या बोलते हैं? नथिंग बट फाइल नेम। अब क्वेश्चन ये कि सर फाइल नेम क्या होता है? सिंपल, फाइल नेम यहाँ पर एक्सटेंशन को मान लो टेक्स्ट फाइल है तो उसका एक्सटेंशन क्या? डॉट टीएक्सटी। तो फाइल नेम एक्चुअली है क्या? फाइल नेम इज नथिंग बट लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। फाइल नेम क्या है? नथिंग बट लॉजिकल नेम। लॉजिकल नेम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जस्ट हार्ड डिस्क में लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, ना कि फिजिकली। जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझे, आप अपने आप को ही देख के देख लो कि हमने आपका डायग्राम बना दिया। राइट, अगर कोई आपसे नया व्यक्ति मिलता है, क्या उसको पता है आपका नेम क्या है? नहीं। सपोज आपका नेम है राहुल, तो जो हमारा नेम है वो भी तो लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, मतलब राहुल ये जो नेम है वो हमारे बॉडी में कहीं दिखता है क्या? नहीं। लेकिन लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस, मतलब लॉजिकली हम एक दूसरे को नेम से ही तो आइडेंटिफाई करते हैं। जिस टाइप से हमारा नेम इनविजिबल प्रोसेस है, किसी को दिखता नहीं है लेकिन यूज करते हैं, उसी टाइप से फाइल नेम भी लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, नॉट फिजिकली। राइट, तो फाइल नेम क्या होता है? नथिंग बट लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। लेकिन लॉजिकल नेम किस मेमोरी का होता है? रैम का या हार्ड डिस्क का? हार्ड डिस्क के अंदर ही कोई मेमोरी ब्लॉक होगा, उसका जो नेम है उसी को हम फाइल नेम बोलते हैं। राइट, सिमिलरली मान लो अगर यही वैल्यू हम रैम में स्टोर करवा रहे हैं 25,000, तो रैम के अंदर भी कहीं मेमोरी में ही तो स्टोर होगा, तो उस प्लेस का भी तो कोई नेम होना चाहिए, नहीं तो हम इस डेटा को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे। राइट, तो जिस मेमोरी में ये डेटा स्टोर हो रहा है इनसाइड रैम, तो रैम के अंदर भी हमें नेम प्रोवाइड करना, लेकिन रैम के रिस्पेक्ट में हम इसको फाइल नेम ना बोल के वेरिएबल नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेरिएबल नेम। मतलब मैं केवल इतना रिलेट करना चाहता हूँ, कोई भी डेटा या वैल्यू आप 2 प्लेसेस पर स्टोर कर सकते हो, हार्ड डिस्क में एज वेल एज रैम में। हार्ड डिस्क में अगर कोई डेटा स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्म में स्टोर होगा? फाइल के फॉर्म में। और रैम के अंदर अगर कोई डेटा या वैल्यू स्टोर हो रहा है तो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा? फाइल के फॉर्म में या वेरिएबल के फॉर्म में? वेरिएबल। तो जिस टाइप से फाइल लॉजिकल नेम होता है मेमोरी का, उसी टाइप से वेरिएबल भी क्या है? लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। मतलब वेरिएबल को एग्जैक्टली आप अपने नेम से रिलेट करो। जिस टाइप से हम एक दूसरे को नेम से जानते हैं लेकिन हमारा नेम कहीं फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी टाइप से जो वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करेगा लेकिन डेटा को हम लॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग दिस नेम। राइट, डिफरेंस क्या है? वेरिएबल क्या? नेम ऑफ द मेमोरी। लेकिन ये मेमोरी हार्ड डिस्क में होता है, रैम में? रैम में, मतलब रैम के अंदर जो मेमोरी का नेम है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और हार्ड डिस्क के अंदर जो मेमोरी नेम है जहां पर डेटा स्टोर है उसको हम वेरिएबल ना बोल के क्या बोलेंगे? फाइल नेम। मतलब फाइल नेम भी क्या है? नेम ऑफ द मेमोरी, और वेरिएबल भी क्या है? नेम ऑफ द मेमोरी। लेकिन फाइल्स हार्ड डिस्क में परमानेंटली क्रिएट होते हैं, तो यहाँ पर डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है, लेकिन वेरिएबल्स रैम के अंदर टेम्परेरी शॉर्ट टाइम के लिए क्रिएट होते हैं। कब तक? जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है। एक बार एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, जस्ट ए वेरिएबल यहाँ से लॉस्ट हो जाएंगे। राइट, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड फाइल्स।
कितना पार्ट क्लियर है? अभी तक किसी को कुछ पूछना है क्या? अगर आप इस नॉलेज के साथ आगे कोई भी प्रोग्रामिंग कंटिन्यू करोगे, आपके लिए प्रोग्रामिंग सीखना बहुत आसान हो, आसान नहीं मतलब आपको डे वन से मास्टर लेवल पर प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप जो डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो, मतलब 1.5 या 2 महीने की क्लासेस में आपके पास वो नॉलेज होगा जो आपको काफी कॉन्फिडेंट बनाएगा। मतलब आपके लिए कंप्यूटर साइंस काफी आसान हो जाएगा। कितना पार्ट क्लियर है? किसी को क्वेश्चन या क्वेरी पूछना है क्या? एनीवन? अब होता क्या है, इनिशियल लेवल पर जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं वो बस इस चीज को केवल थ्योरी समझते हैं, लेकिन ये थ्योरी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जस्ट बिगनर हो, आपको नहीं पता अभी कि इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं पिछले 13 साल से पढ़ा हूँ, मुझे पता है इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वन। अब लास्ट डायग्राम और मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपके लिए सी काफी इजी होने वाला है। फिर से मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? मतलब अभी तो मैंने केवल बैकग्राउंड तैयार किया है, जिससे आपको थिंग्स समझ में आना स्टार्ट हो जाए। तो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग जस्ट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अबाउट द अगेन वन मोर टाइम्स। ये डायग्राम फिक्स है, मैं बार बार सेम हार्ड डिस्क और रैम डायग्राम यूज करने वाला हूं, मतलब इससे आप बोर हो जाओगे, ठीक है? लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए मैं बार बार इसको डिस्कस कर रहा हूँ। फिर से देखते हैं वन मोर टाइम, लास्ट टाइम। अगेन हार्ड डिस्क, देन रैम, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक और ड्राइव में अगेन सो डिवाइस कंसिडर करा एज अ सीपीयू और प्रोसेसर। अब थोड़ा सा और अच्छे से देखें आप। अगेन हार्ड डिस्क, रैम, हार्ड डिस्क और रैम क्या, फिजिकल डिवाइस। प्रोसेसर और सीपीयू क्या, ऑल्सो फिजिकल डिवाइस। मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क के अंदर जो लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ड्राइव। उसी टाइप से रैम के भी कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैक एरिया, हीप एरिया, मेथड एरिया एंड डेटा सेगमेंट और डेटा एरिया, राइट? सेम एज। अब जिस टाइप से हार्ड डिस्क और रैम के लॉजिकल पार्टीशंस हैं, उसी टाइप से सीपीयू और प्रोसेसर के भी लॉजिकल पार्टीशंस होते हैं, राइट? थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट द सीपीयू एंड प्रोसेसर। तो सीपीयू और प्रोसेसर एक्चुअली फिजिकल डिवाइस है, लेकिन सीपीयू और प्रोसेसर को टू लॉजिकल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, राइट? कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स। क्या क्या? जिसको हम बोलते हैं ALU एंड CU। ALU एंड CU, इसमें ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कम मतलब प्रोसेसर के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, सभी कैलकुलेशंस ALU यूनिट के द्वारा परफॉर्म होते हैं, राइट? सिस्टम के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने का, डिवाइस और हार्डवेयर को कंट्रोल कौन करता है? सीयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, कौन परफॉर्म करता है? ALU यूनिट। उसी टाइप से सिस्टम के साथ जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम किसका है? CU, कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क क्या है? मेमोरी। रैम क्या है? मेमोरी। उसी टाइप से एक और मेमोरी होता है जो प्रोसेसर का पार्ट होता है, मतलब प्रोसेसर के अंदर इटसेल्फ उसके पास भी खुद का मेमोरी होता है। क्योंकि जब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है, तो वो भी तो इंस्ट्रक्शंस को कहीं ना कहीं इटसेल्फ स्टोर करता है। तो प्रोसेसर के अंदर जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सीपीयू रजिस्टर। क्या बोलते हैं? सीपीयू रजिस्टर मेमोरी। ये काफी हाई लेवल डायग्राम है, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, मतलब ड्यूरिंग शॉर्ट टाइम जब कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होंगे, तो इनिशियली इंस्ट्रक्शन हार्ड डिस्क में होंगे। एग्जीक्यूशन टाइम पर पूरा कोड हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। लेकिन एग्जैक्टली जब कोई एक्सप्रेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म हो रहा है, तो वो ऑपरेंड और डेटा सीपीयू मेमोरी में लोड होता है। सीपीयू मेमोरी को हम बोलते हैं रजिस्टर। फिलहाल इतना आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है? तो टोटली आपके पास 3 टाइप की मेमोरी होगा, हार्ड डिस्क भी मेमोरी है, रैम भी मेमोरी है, और सीपीयू रजिस्टर भी मेमोरी। तो रजिस्टर मेमोरी कहाँ एग्जिस्ट करता है? जब पार्ट ऑफ सीपीयू और प्रोसेसर। प्रोसेसर के कितने लॉजिकल यूनिट है? 3 लॉजिकल यूनिट, ALU, CU, CPU, सॉरी, CPU रजिस्टर। रजिस्टर क्या? रजिस्टर इज अ मेमोरी। रजिस्टर क्या? रजिस्टर इज अ मेमोरी।
आगे मेमोरी के बारे में इसके यूनिट्स की बात करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा। अब जस्ट एकदम जीरो से बात करें, मान लो हम फर्स्ट टाइम सी का प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, मतलब हमने अभी तक सी में कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, राइट। अब कुछ नहीं है कि कोई भी थिंग्स सर हार्ड डिस्क में सेव हुआ है या रैम में सेव हुआ, मैं कैसे पता लगे? सिंपली, अगर आपके लिए कोई भी थिंग डिस्प्ले में दिख रहा है ड्राइव और फाइल नेम के फॉर्म में, तो आपको ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से बताया कि फाइल कहाँ क्रिएट होती है, हार्ड डिस्क में। तो अगर कुछ भी हार्ड डिस्क फाइल के फॉर्म में आपके लिए विजिबल है सिस्टम में, तो इसका मतलब किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी। जस्ट अंडरस्टूड है आपके लिए, राइट। तो ऑब्जर्व करते हैं, फिर से मैं एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। जैसे कि मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया, न्यू, नेक्स्ट। अब ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कल भी किसी ने पूछा था कि सर प्रोग्राम सेव कहाँ होते हैं। तो बाई डिफॉल्ट प्रोग्राम कहाँ सेव होता है डिपेंड करता है कि आपने टर्बो सी कंपाइलर को कहाँ इंस्टॉल किया है। तो मैंने अपने सिस्टम के अंदर टर्बो सी कंपाइलर को सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। तो सी ड्राइव के अंदर टर्बो सी कंपाइलर इंस्टॉल होने के बाद एक फोल्डर क्रिएट हुआ टर्बो C3, राइट, दिस प्लेस। मतलब यहाँ पर टर्बो सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। इसको अगर आप क्लिक करोगे टर्बो C3 को, इसके अंदर एक सब फोल्डर है। इस फोल्डर का नेम क्या है? बिन। क्या नेम है इसका? जस्ट बिन। ऑब्जर्व करना, सी के अंदर टर्बो C3 है, टर्बो C3 के अंदर बिन नाम का फोल्डर। तो बाई डिफॉल्ट अगर आपने डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज नहीं किया है तो सभी सी प्रोग्राम बाई डिफॉल्ट इस बिन फोल्डर में स्टोर होते हैं, राइट। कहाँ स्टोर होते हैं? बिन फोल्डर। बिन को मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हो पहले से ही कई सारे सी प्रोग्राम्स यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लॉट ऑफ सी प्रोग्राम्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि लाइक दिस, लॉट ऑफ प्रोग्राम्स हैं कि नहीं? यस। इन प्रोग्राम को चलो डिलीट कर देते हैं। नहीं, इसमें कुछ प्रोग्राम आपकी क्लास रिलेटेड भी हैं, वो भी डिलीट हो जाएंगे, राइट। इनको सेव रखना है। अब यहाँ पर आपको एक और एक्सटेंशन देख रहे होंगे, .bak.exe। इनके बारे में हम आगे कोई बात करेंगे, राइट। क्या मैंने JIT नाम से कोई फाइल क्रिएट किया? नहीं, ठीक है, रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो इस पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पर भी JIT नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी बात, अगर हमें यहाँ सब कुछ विजिबल हो रहा है तो इसका मतलब फाइल कहाँ है? हार्ड डिस्क में और रैम में। हार्ड डिस्क मेमोरी के अंदर है, अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट किया है, सेव किया इसको F2। आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट कौन सा लोकेशन आ रहा है? सेम लोकेशन। बाई डिफॉल्ट प्रोग्राम इस प्लेस पर है, लेकिन हमारे लिए लोकेशन चेंज करना पॉसिबल है, ठीक है। कैसे चेंज करें आगे देखेंगे। हमने आज के लिए जस्ट मैंने एक प्रोग्राम बनाया समथिंग JIT.c, राइट, JIT.c। तो जैसे ही मैंने फाइल क्रिएट किया देख सकते हो इमीडिएटली JIT नाम का फाइल क्रिएट हो चुका है, राइट। चेक कर सकते हैं आप, समवेयर क्रिएट क्या हो चुका है? JIT फाइल और JIT.c। ऑब्जर्व इट, एक बैकअप फाइल क्रिएट होता है, उसको आप इग्नोर करें। .c फाइल की बात करें तो बाई डिफॉल्ट आप देख रहे होंगे ये .c फाइल सेम लोकेशन में है कि नहीं? यस, दिस वन JIT.c, राइट। कहने का मतलब ये है कि हम जो प्रोग्राम राइट करने जा रहे हैं वो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है या रैम में सेव हो रहा है? सर हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइल का पार्ट है। फाइल कहाँ क्रिएट होते हैं? जब पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क मेमोरी, राइट। नेक्स्ट वन, तो इस डायग्राम से समझेंगे तो हमने इनिशियली जस्ट आपके लिए कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, इसका नेम क्या है फाइल का? JIT.c। मतलब ये हमने कोई फाइल बना लिया। तो आप जानते हो फाइल हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, और हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है इट मीन्स इज इट परमानेंट और टेम्परेरी? हार्ड डिस्क में कुछ भी परमानेंटली सेव होता है, जो भी हम प्रोग्राम क्रिएट करें वो परमानेंटली सेव हो रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर सी का प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट किया। फॉर्मेलिटीज के लिए सभी रिक्वायर्ड हेडर फाइल राइट कर लिए, जैसे कि हैश इंक्लूड stdio.h एवरीथिंग। उसके बाद हमने राइट किया वॉइड मेन, सिंपली हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने का प्रोग्राम है। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोग्राम नहीं समझा रहा हूँ, इंटरनली आपका प्रोग्राम प्रोसेसर के द्वारा कैसे एग्जीक्यूट होता है वहां तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो क्या है, वो प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मेन फंक्शन में राइट डाउन किया प्रिंट सम हेलो वर्ल्ड मैसेज इन शॉर्ट, हेलो वर्ल्ड, लाइक दैट। तो आप देख रहे हो करेंटली ये किस टाइप का कोड है। क्या ये कोड हमारे लिए रीड करना और इंटरप्रेट करना पॉसिबल है कि नहीं? यस। जो कोड हम रीड कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज कोड और हाई लेवल
लैंग्वेज। तो अभी करंटली ये कोड किस फॉर्मेट में, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में। दूसरी बात, ये कोड अपने आप जनरेट हुआ है, हमने टाइप किया है, हमने टाइप किया एज अ डेवलपर। तो डेवलपर के द्वारा जो भी कोड टाइप किया जाता है उस कोड को टेक्निकली सोर्स कोड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स कोड, राइट। मतलब जो भी कोड हम खुद से टाइप कर रहे हैं, खुद से राइट कर रहे हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, उसको हम ऑलवेज क्या बोलेंगे, नथिंग बट सोर्स कोड। और सोर्स कोड क्या होता है इसी लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज कोड। हाई लेवल लैंग्वेज का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, इट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। क्या बोलेंगे इसको, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट किससे करवाना है हमें, प्रोसेसर के हेल्प से। और प्रोसेसर को हाई लेवल लैंग्वेज कोड का मतलब पता ही नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, मतलब प्रोसेसर को जिस भाषा में इंस्ट्रक्शन चाहिए वो उस भाषा में है क्या, नहीं। प्रोसेसर केवल क्या इंटरप्रेट कर सकता है, ओनली मशीन कोड। और मशीन कोड किस फॉर्म में होता है, 1 0 के फॉर्म में, जो कि अभी है क्या, नहीं। तो इसलिए पिक्चर में कौन आता है, ट्रांसलेटर। तो अब हम इस कोड को किसी ट्रांसलेटर को हैंड ओवर कर देंगे। ट्रांसलेटर इस कोड को रिसीव करेगा और ये 1 बाई 1 इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए मशीन कोड फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर देगा, जो कि प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना पॉसिबल। प्रोसेसर जिस कोड को एग्जीक्यूट कर सकता है उस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। लेकिन एक कन्वर्जन हमें कौन करके दे रहा है, सम टूल और सॉफ्टवेयर। तो उस टूल और सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट ट्रांसलेटर। और सी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। यहाँ पर पिक्चर में कौन आता है, कंपाइलर। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो कोड हमने सेव किया है आफ्टर कंपाइलेशन, ये कोड भी तो किसी फाइल में ही स्टोर होगा। अगर प्रोग्राम का नेम है JIT, तो जहां पर कंपाइल कोड स्टोर होता है उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। मतलब इनिशियली एक्चुअली उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .obj। मतलब इनिशियल दो केस होंगे यहाँ पर, एक तो कंपाइलेशन, दूसरा लिंकिंग फेज। फाइनली लिंकिंग फेज के बाद जो आपका फाइनल फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा .exe। अभी आप ओबीजे फाइल को इग्नोर करें, ठीक है। इसके बारे में बाद में फ्यूचर में बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या, अभी भी मतलब भले ही आपने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया, ऑब्जर्वेट, मतलब सेम टाइप से आपको पैरेलली लेके चलता हूँ, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं जस्ट प्रोग्राम टाइप किया, stdio.h void main, सेम एग्जांपल है। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए CLRS या प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देन गेट ch। F2 से मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया, ठीक है। यस, सेव करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपाइलेशन, राइट। कंपाइल भी हो गया। अगर एक कोड कंपाइल हुआ तो इन द बैकग्राउंड पहले ओबीजे फाइल क्रिएट हुआ। जब आप रन करोगे तो सेम टाइम पर एग्जीक्यूशन होने के बाद आउटपुट क्या रहा है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन इन द बैकग्राउंड प्रोसेस एक और फाइल क्रिएट हो चुका हुआ। फिर से ऑब्जर्व करें जरा, हमने केवल क्या क्रिएट किया था, ओनली JIT.c फाइल। क्या था, JIT.c। लेकिन कहीं पर भी आपको JIT.exe या ओबीजे फाइल शो हो रहा है क्या, नो वेयर। तो फिर सर ये फाइल कहाँ गया, जो भी ओबीजे फाइल्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेस पर सेव होते हैं, समवेयर कॉल्ड एज, अगेन जनरली ये लिब फोल्डर में सेव होते हैं, ठीक है। और सोर्स फोल्डर सेटिंग पर डिपेंड करता है। तो सोर्स फोल्डर में जाके चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑब्जर्व करना। सोर्स फोल्डर के अंदर 1 सेकेंड, इसका व्यू चेंज कर रहा हूँ मैं। JIT.exe। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो प्रोग्राम है, जो .c फाइल है वो तो बिन फोल्डर में था, लेकिन exe फाइल कहाँ पर है, ओबीजे फाइल की फाइल इग्नोर करें, ठीक है। JIT.exe फाइल किस फोल्डर, सोर्स फोल्डर। तो जस्ट आपके कंपाइलर सेटिंग पर डिपेंड करता है। और ये सोर्स फोल्डर भी तो टर्बो C3 के अंदर है, राइट। नेक्स्ट वन, तो कहने का मतलब है कि अभी तक होल इंस्ट्रक्शन आपके सिस्टम में कहां पर अवेलेबल है, अभी भी हार्ड डिस्क मेमोरी का पार्ट है। रैम के अंदर कुछ भी सेंड हुआ है क्या, 1 सेकेंड, स्क्रीन पॉज हो गया था, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया इस केस में जो भी इंस्ट्रक्शन है वो कहां पर है, हार्ड डिस्क में। इवन EXE फाइल भी कहां पर है, हार्ड डिस्क में। फिर से देख लो एक बार, जब हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइलेशन के बाद एक फाइल क्रिएट हुआ JIT.exe, जिसमें मशीन कोड स्टोर्ड है। और एक फोल्डर का फाइल कहाँ क्रिएट हुआ, सोर्स फोल्डर। तो फोल्डर का नेम क्या है, डजेंट मैटर, इसमें अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं। कहने का मतलब ये है EXE फाइल और .c फाइल दोनों ही हार्ड डिस्क में,
और एग्जीक्यूशन किसका होता है? मशीन कोड का। मशीन कोड किस फाइल में है? फिर से मैं यहाँ सेपरेटली लिख देता हूँ। मशीन कोड जिस फाइल के अंदर है उसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट ई एफ सी। एक बार एक कोड मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया उसके बाद अब डॉट सी फाइल का कोई यूज नहीं। आप चाहो तो इस डॉट सी फाइल को डिलीट भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन किसका होता है? ईएक्सी फाइल का। इस टाइप से समझें, इनिशियली हिंदी में कोई स्टेटमेंट है समथिंग, यह क्लास है। स्टेटमेंट किस लैंग्वेज में लिखा है हमने? सी में, सी प्लस प्लस में, हिंदी में, इंग्लिश में? हिंदी में, राइट। तो हिंदी में जो भी कोड हमने टाइप किया है इसको हम एक्चुअली क्या बोलेंगे? नथिंग बट सोर्स कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कुछ हम खुद से लिख रहे हैं वो क्या? नथिंग बट सोर्स कोड। लेकिन ये हिंदी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए पढ़ना पॉसिबल है नहीं। मतलब फाइनली ये इंस्ट्रक्शन किस लिए राइट कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जो कि इंडिया में आए हुए हैं, राइट। इन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो मैंने बोला यह क्लास है। हिंदी में समझ में आया? नहीं आया, तो जस्ट हम इसको क्या बोले? सोर्स कोड। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ कोई ट्रांसलेटर लेकर आए होंगे जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों का नॉलेज होगा। तो जस्ट एक ट्रांसलेटर को जब ये कोड मिलेगा तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस कोड को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, लाइक दिस कोड, दिस इज क्लास। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइल कोड। मतलब प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे? कंपाइल कोड। अब आप खुद सोचो, एक बार कंपाइल कोड मतलब इंग्लिश में आ गया तो आप वो डोनाल्ड ट्रंप हिंदी का तो यूज करेंगे नहीं, इंग्लिश का यूज करेंगे, तो उनके लिए स्टेटमेंट रीड करना पॉसिबल है कि नहीं? यस। एक बार ट्रांसलेशन हो गया फिर हमें इसे हिंदी स्टेटमेंट को डिलीट कर दें, इसका कोई यूज है क्या? नहीं। तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया तो इंस्ट्रक्शन किस में आ जाएंगे? ईएक्सी फाइल में। और एग्जीक्यूशन किसका होता है? ईएक्सी फाइल का, राइट। उसके बाद हमारे लिए सोर्स फाइल का कोई इंपोर्टेंस नहीं। आप चाहो तो उसको रखो, चाहो तो डिलीट कर दो। नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? प्रोसेसर। प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में चाहिए? मशीन कोड, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रांसलेट कर लिए, राइट। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो एग्जीक्यूशन प्रोसेसर करेगा, लेकिन प्रोसेसर इनिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करो कहाँ ढूंढेगा? रैम मेमोरी के अंदर। रैम में नहीं है तो देन ऑपरेटिंग सिस्टम वही इंस्ट्रक्शन कहाँ ढूंढेगा? हार्ड डिस्क में। जैसे ही हार्ड डिस्क में इसको ईएक्सी फाइल मिल जाएगी, जस्ट प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में लोड हो जाएगा। मतलब ईएक्सी फाइल के अंदर जो भी कंपाइल कोड या मशीन कोड है, होल मशीन कोड आपके प्रोग्राम का कहाँ लोड हो जाएगा? समवेयर इनसाइड रैम मेमोरी। इस प्रोसेस को हम टेक्निकली बोलते हैं लोडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? लोडिंग प्रोसेस। और ऐसा नहीं कि लोडिंग केवल सी में ही होता है, ये प्रोसेस सभी लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इसका मैं वीडियो भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है या फिर से आपको रिवीजन करना तो आप कर सकते हो। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो अभी मैं आपको सी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट सिस्टम का बेसिक समझा रहा हूँ जिससे आप सी पढ़ने के लिए कंफर्टेबल हो जाओ। ठीक है। लोडिंग हो गया, लोडिंग के बाद एग्जीक्यूशन होगा। तो आपको जस्ट इस पूरे प्रोसेस से ये समझना है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन से पहले तो आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में था, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पर आपका प्रोग्राम कहाँ? रैम में। रैम के हेल्प से अब प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट करना पॉसिबल, फाइनली जो भी आउटपुट आएगा वो मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। अब इन फ्यूचर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन 100% वो प्रोग्राम कहाँ पर रहेगा? पार्ट ऑफ रैम मेमोरी। मैं केवल सी प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंक्लूडिंग कंपाइलर, अगर वो सर्विस दे रहा है तो 100% वो रैम मेमोरी का पार्ट। इतना पार्ट क्लियर है? अब हम वापस सी में चलते हैं। ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? सी लैंग्वेज इन डिटेल्स। सी लैंग्वेज के अंदर आज का हमारा करंट टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। फर्स्ट सिंपल टॉपिक है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसका इंपोर्टेंस हमने आपको बताया है। अगर हमें कोई भी वैल्यू स्टोर कराना है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो जनरली वैल्यू तो डायरेक्टली भी स्टोर होता है। हमने जैसे डायरेक्टली लिखा 10 + 5 तो मेमोरी में तब भी स्टोर होगा, लेकिन ये डेटा या वैल्यूज कहाँ स्टोर हो रहा है? हमारे पास उसका नेम नहीं है। और जब नेम नहीं हुआ तो फ्यूचर में उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसलिए सभी वैल्यूज को डायरेक्टली एक्सेस न करके हमें वेरिएबल्स के फॉर्म में स्टोर करना चाहिए। तो वेरिएबल एक्चुअली होते क्या है? वेरिएबल इज अ लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, डायग्राम के अकॉर्डिंग जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो जो भी वैल्यूज हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल भी दिया था 25,000, तो 25,000 अगर रैम में कहीं सेव है तो इस मेमोरी का कोई नेम होगा, राइट। तो रैम के रिस्पेक्ट में इस मेमोरी के नेम को हम फाइल नेम बोलेंगे या वेरिएबल नेम बोलेंगे? वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम एक्चुअली क्या है? जस्ट लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। और इस मेमोरी में क्या स्टोर हो रहा है? कंटेंट्स और डेटा। इसलिए वेरिएबल को कंटेनर के नाम से भी जाना जाता है। वेरिएबल एक्ट्स लाइक अ कंटेनर, राइट।
एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, काफी इजी एग्जाम्पल होगा आपके लिए। आपके घर का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे कि हम सभी के घर में किचन होता है कि नहीं होता है, यस। हम सभी लोग क्या यूज करते हैं, किचन। तो किचन के केसेस में जो भी अलमीरा है, जहां पर आपके किचन से रिलेटेड सभी सामान या इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, लाइक दैट। ये कोई प्लेस है किचन के अंदर जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डब्बे रखे हुए हैं, लाइक दैट। ऑब्जर्व करना। इस केस में ये जो किचन है, इस किचन को आप एज्यूम कर लो जस्ट लाइक अ रैम मेमोरी। देन ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस को आप एज्यूम कर लो मेमोरी बाइट्स। मेमोरी बाइट्स, राइट। बाइट जस्ट एक यूनिट होता है जिससे मेमोरी को मेजर करते हैं, जैसे कि हम वेट को किससे मेजर करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या यूज करते हैं इन जनरल, ग्राम्स। उसके बाद किलोग्राम, उसके बाद क्विंटल, राइट। तो इस टाइप से कई सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो उसी टाइप से मेमोरी को मेजर करने के भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ये यूनिट कैसे रिलेट होते हैं, ये सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, मेमोरी के अंदर जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम बिट बोलते हैं। नेक्स्ट लेवल ऑफ यूनिट होता है, जैसे ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी टाइप से नेक्स्ट लेवल ऑफ जो मेमोरी यूनिट है उसको हम बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी बाइट। बाइट किस में कन्वर्ट होते हैं, किलोबाइट्स में। किलोबाइट किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मेगाबाइट्स में, मीन्स एमबी। एमबी कन्वर्ट होते हैं किसमें, गीगाबाइट। गीगाबाइट्स क्रिएट कन्वर्ट होते हैं किसमें, टेराबाइट में टीबी। और आगे पीबी, कई सारे यूनिट्स पॉसिबल है, ठीक है। तो इनके बारे में आगे बात करेंगे। कल कहने का मतलब ये है कि जस्ट किचन का एग्जांपल, या किचन का जस्ट लाइक और रैम मेमोरी। किचन में कई सारे डब्बे हैं, इमेजिन करना, काफी सिंपल टर्मोलॉजी है, आपके लिए वेरिएबल को इजीली समझना पॉसिबल है। तो जो डब्बे हैं इनको एज्यूम कर लो जस्ट लाइक अ मेमोरी बाइट्स। और सिंपली मेमोरी, अगर आपको ये बाइट समझ नहीं आ रहा, आप तो ये समझो जस्ट मेमोरी ब्लॉक्स हैं जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इमेजिन करो, कोई एक डब्बा है जिसमें दाल रखी हुई है, दूसरा डब्बा है जिसमें चीनी रखी हुई है, शक्कर, राइट, चावल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स हैं जो कि हम रेगुलरली अपने घरों में देखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है कि जो जस्ट डब्बे हैं, या जिनको डब्बे स्टील के हैं, ऊपर से एकदम पैक्ड हैं। तो अगर कोई भी नया इंसान आपके घर में आया, गेस्ट आया, और गेस्ट को कुछ बनाना है रात में, राइट, तो उसको पता है कि कौन से डब्बे में क्या रखा है, नहीं। फिर क्या रहेगा, मान लो आपकी बुआ जी आपके घर पर आते हैं, तो वो कभी ना कभी हमारे किचन को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो अब बुआ जी को नहीं पता है कि किस डब्बे में दाल है, किस में चीनी है, किस में चाय की पत्ती है, लाइक दैट। लेकिन सपोज अगर हमने यहाँ पर जो डब्बे हैं, उन डब्बों पर एक लेबल लगा दिया हो, लाइक दैट, और लेबल पर आपने लिख दिया है शुगर। सिमिलरली दूसरा डब्बा है, उस पर भी हमारी मम्मी ने या पेरेंट्स ने एक लेबल लगा दिया है दाल, किसी भी लैंग्वेज में, ठीक है। अगर यहाँ पर ये जो लेबल चिपका दिए जाएं, जनरली हम ऐसा करते भी हैं, आपने उसमें देखा होगा जैसे मेडिकल स्टोर पर जो बॉक्स होते हैं, तो वो ऊपर लेबल लगा के रखते हैं कि नहीं, उनको पता रहता है कि किस बॉक्स में किस टाइप का मेडिसिन है। जो लेबल्स हैं, ये लेबल ही तो एग्जैक्टली वेरिएबल होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नेम। अब क्वेश्चन ये है कि जो लेबल है जिसपे शुगर लिखा है या दाल लिखा है, तो लेबल में थोड़ी कंटेंट है, लेबल तो केवल इस बॉक्स का एक नेम है। एक्चुअल कंटेंट तो बॉक्स के अंदर है, लेकिन उसका नेम क्या है, लेवल से रिप्रेजेंट होगा। उसी टाइप से मेमोरी में जब हम कोई डेटा स्टोर करते हैं, लाइक दैट 2500, तो यहाँ पर अब डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे लिए इन फ्यूचर ढूंढना पॉसिबल है कि मेमोरी में लैक्स ऑफ बाइट्स होते हैं। तो जस्ट सिंपली अगर हम इस मेमोरी को कोई नेम असाइन कर दें, समथिंग एज बैलेंस, या बैलेंस क्या, लेबलिंग, और इस बैलेंस को हम क्या बोलते हैं, नथिंग बट वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल काफी सिंपल थिंग है। वेरिएबल इज अ लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। हम इसको लॉजिकल नेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फाइल का नेम हमारे लिए डिस्प्ले पर देखना पॉसिबल है, लेकिन रैम के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं वो हमारे लिए कभी भी विजिबल नहीं होते। इट मीन्स मतलब हमारे लिए वो देखना पॉसिबल नहीं है, डिस्प्ले पर भी नहीं दिखते हैं। तो इसलिए हम वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, फिजिकल नेम और लॉजिकल नेम, लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई, मतलब वेरिएबल्स को काफी इजी बना दिया है। आप तो स्टार्ट समझो, आपके घरों में जो डब्बे रखे हैं उन पर हम जो लेबलिंग करते हैं, जो लेबल्स हैं, वो लेवल क्या, नथिंग बट वेरिएबल नेम। लेकिन एक्चुअल डेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेवल में स्टोर होता है, बॉक्स में स्टोर होता है, बॉक्स में, और बॉक्स क्या, बाइट। मतलब रियल में डेटा तो मेमोरी बाइट में ही स्टोर होगा, लेकिन
उस बाइट का जो नेम है जो हमने असाइन किया, उस नेम को ही हम वेरिएबल नेम के नाम से जानेंगे। मान लो आप कीबोर्ड से कभी कोई डेटा एंटर कर रहा है, मतलब कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने कोई डेटा एंटर किया 25 और इसको मेमोरी में स्टोर करना है। तो मेमोरी में डेटा कहाँ स्टोर हुआ हम कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमने मेमोरी में ये डेटा किसी प्लेस पर असाइन किया, समथिंग लाइक दैट, और उस प्लेस को हमने कोई नेम असाइन कर दिया समथिंग इज, तो बाद में कभी डेटा एक्सेस करना हो तो उस नेम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं? यस। ठीक है। तो कोई भी थिंग्स अगर आप जस्ट अपने रेगुलर बेसिस पर, मतलब जो भी हम डेली दिनचर्या में जो भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनसे रिलेट करके पढ़ोगे आपके लिए आसान हो जाएगा। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल इज अ वेरिएबल इज अ लॉजिकल नेम ऑफ द मेमोरी। सिंपल डेफिनेशन, राइट। दूसरा केस, वेरिएबल्स का पर्पस क्या है? डेटा को स्टोर करना। तो जो बॉक्स या कंटेनर्स कंटेंट को स्टोर करते हैं उसको हम कंटेनर ही तो बोलते हैं, राइट। जैसे आपने सेल फोन परचेज किया तो सेल फोन आपका एक्चुअल डेटा हो गया, लेकिन वो किसी बॉक्स में रख के आता है कि नहीं आता? यस। तो उस बॉक्स को हम लॉजिकली क्या बोलते हैं? कंटेनर, राइट। तो वेरिएबल्स भी क्या है? एक्ट्स लाइक अ कंटेनर। वेरिएबल acts like a container। कंटेनर क्या बोलना है? बिकॉज इट विल होल्ड सम कंटेंट्स, क्योंकि स्टोर क्या करते हैं? स्टोर्स द कंटेंट्स। और कंटेंट्स मीन्स नथिंग बट वैल्यूज, मतलब वैल्यूज को स्टोर करते हैं। इतना पार्ट क्लियर है सभी के लिए? अभी मैंने केवल वैल्यूज का डेफिनेशन पार्ट डिस्कस किया है। डेफिनेशन क्लियर है सभी को? अगर आपने यहाँ तक का जर्नी कंप्लीट कर लिया है, अब आपके लिए मतलब नेक्स्ट लेक्चर से सी इतना आसान होने वाला है कि आपको सी पढ़ने में काफी इंटरेस्ट आएगा। मतलब अभी तक हो सकता है किसी को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन अगला क्लास जब आप अटेंड करो तो आपको लिए मतलब फर्स्ट मिनट से ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। थोड़ा सा मैं उसका हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? देखें जरा, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होके देख लेते हैं। अभी देखा जाए तो सी से रिलेटेड हमने केवल हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करने के अलावा कुछ भी नहीं सीखा है, राइट। डेमो, एक नया फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, F2। फाइल का नेम है दिस टाइम demo22.c। आई थिंक इस नाम का प्रोग्राम बना चुके हैं हम, तो दूसरे नाम से सेव कर लेते हैं, demo23.c। रिप्लेस करा देते हैं इसको। नेक्स्ट वन, void main integer x = 10, integer y = 20, integer z = 30, राइट। printf %d वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अब इस केस में ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं। तो इनिशियली यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स क्या है? नेम ऑफ द मेमोरी। लेकिन मेमोरी को नेम कब असाइन होंगे? मतलब वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कब एलोकेट होगा? किसी वेरिएबल्स का मेमोरी एलोकेशन होता है जब कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर होता है। जैसे ही कंट्रोल इस ब्लॉक में आएगा, ऑब्जर्व करना, मैं आपको एक प्रोग्राम डिबगिंग मोड में एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हुए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कॉल स्टैक। इसमें जरा ऑब्जर्व करें, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, और वेरिएबल कहाँ है? फंक्शन के अंदर या फंक्शन के बाहर? फंक्शन के अंदर है। ऐसे वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर होते हैं टेक्निकली उनको लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? सब कुछ आगे कवर होगा, ठीक है। अभी हमारा वो इंटेंशन नहीं है, ये कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। तो जो लोकल वेरिएबल्स हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डायग्राम बताया था, अगर आपको याद हो तो, रैम के केस में। वन सेकेंड, दिस प्लेस। रैम क्या है? फिजिकल डिवाइस, लेकिन इसके लिए मैंने कई सारे लॉजिकल पार्टीशंस आपके सामने शेयर किए थे कि नहीं किए थे? यस। उन्हीं में से एक लॉजिकल पार्टीशन मैंने आपको बताया था, फिर से देख सकते हैं। स्टैक, किसकी बात कर रहा हूँ? स्टैक। तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो रैम के किस पार्टीशन में क्रिएट होंगे? स्टैक मेमोरी के अंदर, ठीक है। मतलब ये सारी चीजें अब आपको इजीली समझ में आए। आवाज ठीक से आ रही है सभी के पास? ये सारी चीजें आपको ठीक से समझ में आए, इसलिए मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी कवर करा दिया है, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ओके। नेक्स्ट, अब इस प्रोग्राम की हम बात कर रहे थे, मतलब आगे आपके लिए, मतलब ये देखा जाए तो प्रोग्राम काफी सिंपल है। इस प्रोग्राम में ही आप ऐसी चीजें देखने वाले हो, आप भले इसी ऑलरेडी 2 या 3 टाइम पढ़ चुके हो, फिर भी आपको वो सारी बातें नहीं पता हो, ठीक है। जैसे कि मैंने लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो कंट्रोल आप देख सकते हो कहाँ पर है? मेन फंक्शन के बॉडी में या बाहर है? बाहर है।
तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनका एलोकेशन कब होता है, मतलब उनके लिए रियल में रैम के अंदर मेमोरी स्पेस कब रिजर्व होता है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल ब्लॉक में आएगा। इस टाइप से समझे, मान लिया जाए आपने जेआईटी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन जब आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड करोगे तो क्लासरूम में आपको सीट या चेयर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, यस। लेकिन क्लास में आपके लिए सीट और चेयर कब रिजर्व होता है, जब आप एडमिशन लेते हो तभी सीट रिजर्व हो जाता है बैठने के लिए, जब आप क्लासरूम के अंदर आओगे तब रिजर्व होगा, जब डेली क्लास अटेंड करने आओगे तभी तो आपके लिए सीट असाइन होगा, राइट। उसी टाइप से समझें, तो वेरिएबल्स के लिए क्लासरूम में मतलब रैम के अंदर मेमोरी कब रिजर्व होता है, जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल मेन फंक्शन के बॉडी में आएगा। अब कुछ नहीं है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि एलोकेशन हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम में आप यहाँ डिस्कस करें, डीबग में जाओगे, डीबग के अंदर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है वॉचेस, किस नाम से, वॉचेस। वॉचेस को जब क्लिक करेंगे इसके अंदर आ रहा है ऐड वॉच, मतलब अगर हम किसी एक्सप्रेशन के बिहेवियर को टेस्ट करना चाहते हैं, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F7। कुछ केसेस में शॉर्टकट की काम नहीं करता है, इसलिए आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइप कर दिया एक्स, मतलब हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, लेकिन हमें पता भी एक्स का कोई एलोकेशन ही नहीं हुआ है, तो वैल्यू की बात कहाँ से आ जाएगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर विजुअल होगा अनडिफाइंड सिंबल एक्स टेस्टेड, मतलब यहाँ पर हम वेरिएबल्स का करंट स्टेटस जान सकते हैं कि एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, प्लस एलोकेशन कब हो रहा है, प्लस उनका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, राइट। इन दैट केस अभी एक्स के लिए क्लियरली क्या लिख के आ रहा है, अनडिफाइंड सिंबल एक्स। उसी टाइप से हम रिमेनिंग वेरिएबल्स को ऐड करवा लेते हैं। वाई, वाई का भी एलोकेशन नहीं हुआ है, एंड जेड, तीनों ही केस में क्या रहा, अनडिफाइंड सिंबल XYZ, क्यों, अभी कंट्रोल बॉडी के बाहर है। जैसे ही कंट्रोल बॉडी के अंदर आएगा ये तीनों वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक्स का वैल्यू क्या होगा 10, वाई का वैल्यू क्या होगा 20, जेड का वैल्यू क्या होगा 30, जो कि टोटली रॉन्ग है। जब कंट्रोल ब्लॉक में आएगा ये तीनों वैल्यूज क्रिएट तो हो जाएंगे, लेकिन इनिशियली इनका जो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, मतलब वेरी फर्स्ट टाइम, वो गार्बेज होगा। गार्बेज का मतलब मैंने कल बताया था, ऐसे वैल्यूज जो हमारे लिए प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं, उन वैल्यूज को हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। मतलब अगली क्लास मैंने आपको बताया काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और अगली क्लास में यही सारी बातें मैं आपको डायग्राम के थ्रू डेप्थ में बताऊंगा। आज तो के लिए इतना बता रहा हूँ कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, केवल दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जर्वेट, जैसे कंट्रोल मैन के बॉडी में आया तो अभी आप देख पा रहे हो कंट्रोल केवल फर्स्ट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज करेंटली एक्टिव स्टेटमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जीक्यूट हो चुका है, इसका मतलब है कि एग्जीक्यूट होने वाला है। लेकिन कंट्रोल ब्लॉक में आ गया तो आप देख सकते हो एक्स का एलोकेशन हो चुका है, वाई का, जेड का एलोकेशन हो चुका है, वाई का एलोकेशन हो चुका है। लेकिन इनिशियली इनका वैल्यू में 10, 20, 30 दिख रहा है, गार्बेज। गार्बेज, गार्बेज मतलब अननोन फॉर अस, जो कि हमारे लिए प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। अब जैसे ही करंट एक्टिव स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक्स में क्या साइन हो जाएगा 10, और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा ऑन द नेक्स्ट स्टेटमेंट टेस्ट। आपको वॉच एक्सप्रेशन को फोकस करना है, ठीक है, एक्स का वैल्यू चेक करना है। अभी तीनों का वैल्यू गार्बेज है, जैसे ही कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर गया मतलब वाई वाले स्टेटमेंट पर आ चुका, तो आप देख सकते हो वॉच एक्सप्रेशन में क्लियरली एक्स का करंट वैल्यू 10 हो चुका है, लेकिन वाई और जेड अभी भी क्या दिख रहा है, गार्बेज, राइट। मतलब वाई और जेड में भी 20 या 30 आया है क्या, नहीं आया है। सिमिलरली करंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो वाई में क्या साइन हो जाएगा 20, कंट्रोल कहाँ जाएगा, जेड के पास। फिर से देखो वॉच एक्सप्रेस में एक्स में 10 आ गया, वाई में 20 आ गया, लेकिन जेड अभी भी क्या है, गार्बेज। उसी टाइप से अब जेड में भी क्या आ चुका है, ऑल्सो 30। फाइनली जब प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ, ऑब्जर्व इट, अभी तक मॉनिटर पर हमने कुछ डिस्प्ले नहीं किया है, तो अगर हमें आउटपुट स्क्रीन में जाना, शॉर्टकट की बताया Alt F5। प्रीवियस कोई गार्बेज मैसेज आ रहा होगा, इससे पहले हमने आउटपुट डिस्प्ले करा था हेलो वर्ल्ड, तो प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट है, हमने CLR या लगाना भूल गए हैं, इसलिए स्क्रीन क्लियर हुआ है क्या, नहीं। तो सिंपली जब ये प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा मतलब एग्जीक्यूट हो चुका है, इट मीन्स ये 10, 20, 30 डिस्प्ले कर चुका है। गेट CS जैसे ही चांस लेगा तो कंट्रोल कहाँ भेजेगा, यूजर स्क्रीन में, जहां पर आपके आउटपुट देखना पॉसिबल है। तो प्रीवियस आउटपुट के जस्ट बाद क्या डिस्प्ले हो रहा है, 10, 20, 30। मतलब मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि सिस्टम के अंदर वेरिएबल्स कैसे प्रोसेस हो रहे हैं, कब एलोकेशन हो रहा है, कब डी एलोकेशन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हम नेक्स्ट क्लास से देखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफी होगा। एक बार जरा अपने फीडबैक दे रहे हैं, आज हमने जो डिस्कस किया है वो आपको समझ में आ गया बेसिक। ये नहीं बोलना कि आपको 100% पूरा समझ में आ जाना चाहिए, मतलब बेसिक ओवरव्यू मिल चुका है क्या,
अब इन्हीं थिंग्स के साथ जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो सब कुछ आपके लिए काफी आसान होने वाला है। मतलब नेक्स्ट क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आप सी कहीं से भी कितनी बार भी क्यों ना पढ़ चुके हो, अब अगली क्लास से हम जो पढ़ेंगे वो सब कुछ आपके लिए नया होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मेरा आज इंटेंशन ये नहीं था कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, इंटेंशन केवल इतना है कि आप इन चीजों के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ। अब जब थ्रू आगे ट्रेनिंग में जब क्लासेस को कंटिन्यू करें तो डेली बेसिस पर यही सब कुछ तो डिस्कस होगा। तो आपको मतलब कभी ना कभी बहुत अच्छे से डेप्थ में क्लियर हो ही जाएगा। अभी बस एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया था आपको भी, मान लो आपने तो देख भी लिया, लेकिन जो अदर स्टूडेंट होते हैं उनको तो ये पता भी नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, अगली क्लास आपको जरूर अटेंड करना है, वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, मतलब 1 मिनट के लिए भी आपको बोर नहीं होने देंगे। आज के लिए काफी है। किसी कुछ पूछना तो नहीं है एनीवन? कोई डाउट या क्वेरी? हाँ, एक पॉइंट चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व किया, अगर भले ही आपके आंसर गलत हो रहे हैं होने दो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नए लगे जो हमने क्लासरूम में भी डिस्कस नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, होने दो। कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा इसलिए डालता हूँ इससे आपको ये पता लगे कि अभी हम बिगिनर्स हैं तो लो लेवल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हम लो लेवल से ही पढ़ेंगे। जब आपकी ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्टिंग में कोई भी ट्रेन धीरे ही चलती है, राइट, लेकिन एक बार जब वो स्पीड पकड़ लेती है तो फिर काफी बस से या अदर व्हीकल से फास्ट चलती है कि नहीं? यस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हमें पेशेंस रखना है।